बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। कि जैसे हमने पहले काम किया था वैसे ही इस साल काम करना है, डेवलपमेंट करना है, डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ना है, सिक्योरिटी में आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें हमें हमारी बैंक का अभी जो प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है बस वैसा ही आगे बढ़ना चाहिए। तो सर आज का जो हमारा जो टॉपिक है और आज हम जिस पे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो आईटी डिपार्टमेंट है मैक्सिमम यहाँ पे, और आईटी से जो जुड़े वो लोग ही यहाँ पे कनेक्टेड है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आईटी की कोई भी टीम है ना सर, तो आईटी की टीम को अगर आप बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उनके लिए वो हो जाएगा कि यार डॉक्यूमेंट की बात मत करो, आप बोलो फायरवॉल, एंटीवायरस, ईमेल, एंटीवायरस में क्या करना है, आई कैन डू। और आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, आप ये सारी चीजें करेंगे तो हम लोग नहीं आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। एज अ ऑडिटर हम लोग जाते हैं काफी सारी जगह, तो वो एक दिक्कत आती है वहां पे। तो बस उसी का ही सॉल्यूशन एक आज हम लोग आपको देने वाले। काफी सारी बैंकें हैं जिनके पास ये टेकाउल जीआरसी जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेस है, पर वो अभी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे या यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो सर आज का जो वेबिनार है वो एक तो जो आउटसोर्सिंग का जो कंप्लायंस है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो एक हमारा ये पहले पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 अब हम करने वाले। अगर आप कोई भी वेबिनार आप चुक गए तो आप हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप वहां जाके अभी तक जितने भी वेबिनार हुए हैं वो सारे वेबिनार अगर आपको रिपीट वापस सुनना है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। इवन आज का भी जो वेबिनार है वो भी रिकॉर्डेड है और वो भी हम लोग पब्लिश करेंगे। अगर पिछला कोई चूक गए, वापिस सुनना है कि रिपीट करना है मेरे को, ये चीज 2 बार 10 बार सुननी है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो पॉइंट था कि आउटसोर्सिंग और सबके लिए ये ऐसा एक पिन पॉइंट है कि भाई आउटसोर्सिंग ठीक है, हमने तो बहुत कुछ आउटसोर्सिंग किया है। इवन बहुत सारी बैंकों में ऐसा भी अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी चीजें हम लोग आउटसोर्सिंग में गिने, कितनी नहीं हमें ऐड होगी। तो वो सारी चीजें भी हमने ऑलरेडी लास्ट वेबिनार में हमने बताया था कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हो, कैसे सर्विस ले रहे हो, वो आपका वहां पे अ, वो ऐड होगा कि नहीं होगा। और कितने लोगों को यहाँ पता है ये आईटी आउटसोर्सिंग कंप्लायंस के बारे में पता है कि ये कुछ सर्कुलर है, हमें कंप्लाइड करना है, कोई उसकी टाइमलाइन थी, एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस साल जो होने वाला है आरबीआई की तरफ से आपको जो आने वाला है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम ये पॉइंट पे उनका फोकस ज्यादा रहेगा। इवन एक जैसे हम लोग हर बार बताते हैं कि हर महीने कुछ जो 30 दिन में जो चीज नहीं होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर गैप असेसमेंट बहुत सारी बैंकों ने अभी फेस कर लिया है, कंप्रेहेंसिव असेसमेंट कि लेवल 3 की, लेवल 4 बैंक, लेवल 2 बैंक्स ने फेस कर ली है। अब इस बार एक नया आया है, लेवल 1 में भी गैप असेसमेंट की शुरुआत हो गई है। 28 मार्च 2024 को आरबीआई का वो सर्कुलर इश्यू हो गया है कि जो लेवल 1 की बैंक है जो सिर्फ एनईएफटी आरटीजीएस करती है, उनको भी ये असेसमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और वो असेसमेंट के हिसाब से उनको भी जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कंप्लाइड करना बहुत जरूरी है। तो वो एक इस महीने का जैसे एक प्रोग्रेस सबका है। दूसरा ये आरबीआई का एक नया एक सर्कुलर गैप असेसमेंट फॉर द लेवल 1 बैंक्स, वो एक आया हुआ है। तो ये एक है। दूसरा काफी सारी बैंक है जहां पे अभी कंप्लायंस का काम चालू है। काफी सारी बैंकें ऐसी है कि जहां पे अभी आरबीआई का इंस्पेक्शन आने वाला है तो उसकी तैयारी में वो लगे हैं। तो हम लोग ये आउटसोर्सिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट है वो हम लोग लेने वाले हैं, वो है हाउ टू प्रिपेयर्ड योर बैंक फॉर द आरबीआई इंस्पेक्शन। कि नॉर्मल इंस्पेक्शन और आपका जो आईटी एग्जामिनेशन या गैप जो ऑडिट है
वो भी अगर आपके यहाँ आता है तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है वो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये एक हमारा जो सेशन है आउटसोर्सिंग का, आज पार्ट 2 है, तो अभी पार्ट 3 भी मेरे ख्याल से करना पड़ेगा क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। पर आज का जो हमारा फोकस है वो 20 क्लिक्स, मतलब ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ही कम क्लिक में हमें हमारा आईटी आउटसोर्सिंग कंप्लायंस करना है। तो आईटी के लिए तो इससे ज्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो पहले अपने एक वेबिनार का जो आज का डिस्कशन है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, इवन और कोई डिस्कशन, किसी के पास कुछ कोई चीजें है जो हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं तो वी कैन, बट आफ्टर द दिस सेशन। तो बिनांग, आर यू देयर? हाँ श्योर। या सो अपने बिनांग, आज ये सेशन जो अभी 20 क्लिक्स में आपको आईटी आउटसोर्सिंग इवन, बिनांग वो भी एक मैं जरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें हमारे जो सब्सक्राइबर है अभी, जैसे 200+ सब्सक्राइबर है ये जीआरसी पोर्टल के लिए, तो उनको भी कैसे ये यूटिलाइज अभी नहीं कर रहे, तो वो भी थोड़ा आप एक बार थोड़ा ओवरव्यू रिपीट करना है, ज्यादा मैं नहीं डेप्थ में बता रहा हूँ, तो जिससे उनको एक अवेयरनेस आए और ज्यादा वो डेप्थ में और बेनिफिट ले सके ये प्लेटफॉर्म का। यस यस श्योर। ओके, सो अभी जैसे आप लोग मोस्टली आज हम लोग को कोई पीपीटी कवर नहीं करना है, मैं आपको लाइव उसमें ही आईटी आउटसोर्सिंग का कैसे कंप्लायंस करना है उसकी बात करेंगे। तो ये जैसे जीआरसी पोर्टल का एक्सेस तो है ही सबके पास, तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे होम पेज पे एक नया मेन्यू ऐड किया है आउटसोर्सिंग का, तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आउटसोर्सिंग के मेन्यू पे आप जाओगे तो सबसे पहले तो आपको वो क्लाइंट ऐड से स्टार्ट करना है कि मतलब अगर समझ लो आपका कोई भी वेंडर है, आप जिससे कोई भी आईटी सर्विसेज ले रहे हो, वो वेंडर का हम लोग को पहले आपको एक वो यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मैं अभी एक वेंडर क्रिएट करता हूँ, और सर्विस कैटेगरी अभी हमने ये 4 रखा है। ये सर्विस कैटेगरी आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या एसओसी है, एएसपी मॉडल की कोई सर्विस है, क्लाउड है या फिर स्विच प्रोवाइडर है, इसके बेसिस पे आपको अंदर के डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट मिलेंगे। इसलिए सर्विस कैटेगरी आपको उसको अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार एसओसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये एप्लीकेबिलिटी मतलब उसको आईटी आउटसोर्सिंग अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी लास्ट मंथ के वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि कौन किसको किसको अप्लाई होगा और किसको ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके पास डेटा का एक्सेस, मतलब जो आप वेंडर को ऐड कर रहे हो उसके पास बैंक के पीआई डेटा का, जो बैंक के कस्टमर्स है उनके पीआई डेटा का एक्सेस है या नहीं है। अगर है तो आप ये पीआई डेटा एक्सेस है सिलेक्ट करो, अदरवाइज नो। फिर वो बिजनेस क्रिटिकलिटी की, अगर समझ लो वो वेंडर को आपने जो सर्विस आउटसोर्स किया है उसकी आपको क्रिटिकलिटी कितनी है, कि अगर वो कुछ इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ समझ लो बंद हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको उससे कितना इम्पैक्ट होने वाला है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर इनहेरेंट रिस्क हाई मीडियम लो, वो वेंडर का जो भी आपको डिपेंड्स ऑन क्या डिपेंडेंसी है। फिर ये असेसमेंट आपको कितने टाइम में करना है, तो हम लोग मोस्टली एनुअली से स्टार्ट करेंगे। कोई कोई वेंडर्स में हो सकता है आपको उसको सेमी एनुअली भी करना पड़े, या कोई कोई में आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा फील्ड है, वेंडर स्टेटस हो तो निकल जाएगा। और ये रिलेटेड पार्टी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है रिलेटेड पार्टी, क्योंकि ये जो सर्क्यूलर है इसमें आरबीआई ने ऐसा बोला है विनायक, कि जो बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है विनायक, हाँ बोलो ना। आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र वाघ सर, आवाज आ रही है सर हमारी? हेलो सर हमको आ रही है। आ रही है ना सर? राजेंद्र सर, आप भी मैसेज में रिप्लाई कर दीजिए तो हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि किसी को इश्यूज नहीं है। ठीक है, सो ये जो रिलेटेड पार्टी है ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस ये है कि आईटी आउटसोर्सिंग का जो सर्कुलर है उसमें ऐसा बोला है आरबीआई ने कि अगर आप समझ लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के साथ अगर कोई डीलिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है, डीलिंग तो अलाउड ही है,
लेकिन वो डीलिंग्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस रखे कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसीज है जो आपको एंश्योर करना है। प्लस आपको ये सर्कुलर के हिसाब से उसका कंप्लायंस भी मेंटेन करना है कि भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कोई रिलेटिव से हमने ये सर्विस ली है या ये प्रोडक्ट हमने उनसे लिया है। अब रिलेटिव्स कौन होते हैं, तो वो अपने जो जैसे लोन वगैरह की जो डेफिनेशंस में आप रिलेटिव मानते हो वही रिलेटिव है यहाँ पर। आरबीआई ने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिखा है कि भाई रिलेटिव की डेफिनेशन एज पर कंपनीज है। सो वो आप लोग मेरे से बेटर जानते हो कि कौन रिलेटेड पार्टीज होगा इसमें। ठीक है, सो एक बार इसमें मैं नो करता हूँ कि रिलेटेड पार्टी नहीं है। ओके, तो ये एक नया वेंडर क्रिएट हो गया। अब वो वेंडर का आपने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया वो चेक करना हो तो आप उसका इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कोई चीज एडिट करनी है या वेंडर को डिलीट करना है तो वो दो प्रोविजंस है। और जिसमें आपने एप्लीकेबिलिटी यस किया उसका मतलब ये है कि भाई इसको आईटी आउटसोर्सिंग का सर्कुलर एप्लीकेबल है ये वेंडर को। तो फिर जब जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स आ गए जो आईटी आउटसोर्सिंग के सर्कुलर में जो भी चैप्टर्स है वो। ठीक है, तो जैसे चैप्टर 2 हमने लास्ट टाइम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो जैसे उसमें सबसे पहला ये सर्कुलर का ही पॉइंट है एज इट इज कि भाई आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी शैल नॉट डिमिनिश आरईज ऑब्लिगेशन वगैरह। ठीक है, अब वो सब तो ठीक है, हमें बात ये है कि भाई इसको कंप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात चालू होती है कि आपको अगर समझ लो ये पॉइंट को कंप्लाई करना है ना, तो आपको ये 4 चीजों पे ध्यान देना है, ये 1 2 3 4 जो मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला तो एसएलए विद सर्विस प्रोवाइडर है, तो ठीक है आप वो यस कर दो कि एसएलए अवेलेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिस्क एंड कंप्लायंस ओवरसाइट रिपोर्ट, ये भी इसके नीचे टेम्पलेट आ जाएगा। एक बार ये डाउट डिस्कस करते हैं आईटी आउटसोर्सिंग पॉलिसी। ठीक है, तो आप उसको यस करने से पहले हो सकता है आपके पास आईटी आउटसोर्सिंग पॉलिसी का मान लो कोई टेम्पलेट नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पर टेम्पलेट रखा है वर्ड फाइल में, वो टेम्पलेट को आपको खाली मॉडिफाई करना है। हाँ, तो ये जैसे मैंने अभी वर्ड फाइल डाउनलोड किया तो ये जो बैंक का नाम होगा उसके साथ में ये वर्ड फाइल डाउनलोड होगा आपने जो लॉगिन किया होगा उससे। तो ये आपको एक आईटी आउटसोर्सिंग पॉलिसी का एक वर्ड फाइल मिल गया जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके आप उसको फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे हमने यहाँ फॉर्मेट्स रख दिए हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो ये तो चलो ये पॉइंट तो वैसे भी सिंपल है कि एसएलए में अप्रोप्रिएट क्लॉज है या नहीं। ठीक है, तो वो कौन से क्लॉज की बात है कि वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो राइट टू ऑडिट का आपके पास क्लॉज होना चाहिए। तो वो तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट सारे एसएलए में ऐड करवा ही दिया है, तो आप उसको यस कर दो तो वो कंप्लाई हो गया। फिर समझ लो ये नेक्स्ट अगर सर्कुलर का पॉइंट है जिसमें मैंने आपको ये बोला है कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर ओनरशिप एंड कंट्रोल असेसमेंट डॉक्यूमेंट। तो आपको वो डॉक्यूमेंट का अगर टेम्पलेट चाहिए तो आपको यहाँ से सिंपली वो एक नया टेम्पलेट डाउनलोड करना है और ये वो रिलेवेंट वेंडर के लिए। आप देखो यहाँ जो हमने वेंडर का नेम सिलेक्ट किया होगा वो भी प्री फिल्ड आ गया। तो ये एक डॉक्यूमेंट है कि पर्पस उसका बैकग्राउंड क्या है वेंडर का, उसके आपने क्या असेसमेंट क्राइटेरिया यूज किया उसको सिलेक्ट करने में, मेथोडोलॉजी हो गया, वो कंपनी के की पर्सन्स कौन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिलेटिव्स में से कोई है कंपनी तो आएगा, और कंक्लूजन। ठीक है, सो मेरा मतलब यहाँ पर्पस यही था कि भाई ये देखो ये ऐसा पैराग्राफ आरबीआई ने दे दिया लेकिन हमें उसको कंप्लायंस कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो कंप्लायंस हमें शो करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने जहां पर भी जरूरत है वहां पर ऐसे रिलेवेंट टेम्पलेट्स हमने रखे। हाँ राहुल सर बोलो ना। सर अभी एक वेंडर मल्टीपल सर्विस देता रहेगा तो उसका कैसे करेंगे? हाँ वो सर आपको मल्टीपल टाइम आप ऐड कर सकते हो क्योंकि अलग अलग सर्विस के हिसाब से ऐड होगा। तो अगर मैं यहाँ से ओके ये क्रिएट करूंगा तो आपको सेपरेट सर्विसेज ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि उस हिसाब से उसके डॉक्यूमेंटेशन चेंज होंगे। ओके कि ठीक अगर है आपने सर। किसी को एएसपी मॉडल में कोई सर्विस दी है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग आएंगे, अगर क्लाउड की सर्विसेज है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन अलग आएंगे। हाँ जनरली कैसे जनरली एएसपी मॉडल और स्विच कंबाइन हो एएसपी सकता और है। स्विच कंबाइन में चलता है, राइट? हाँ, तो वो उसके फिर वो सेपरेट आपको 2 बार ऐड करना होगा कि एक बार ये एएसपी मॉडल के लिए और एक बार स्विच के लिए। ओके या थैंक यू। हेलो हाँ सर बोलो ना। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल।
हाँ, मेरा एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू था, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। हाँ मैं कहता अभी जस्ट आधा मिनट में मुझे ज्वाइन किए। मैं हाँ। जानता कि जो अभी आप ये टेम्पलेट दिखा रहे हैं, मतलब ये टेम्पलेट आप हमें प्रोवाइड भी करेंगे, मतलब क्या है, मतलब मैं अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है थोड़ा, देखो तो सर मतलब ये, कोई हाँ कोई सॉफ्टवेयर हमें देना है या क्या है, मतलब क्या चीज है थोड़ा सा, मतलब या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा सर, देखो ये जो जीआरसी पोर्टल है ना सर, ये पोर्टल का मतलब आपके पास एक्सेस नहीं होगा तो आप एक बार बात कर लेना फिर हमारी टीम से। बाकी ऑलमोस्ट अभी जितने भी बैंक्स ने ज्वाइन किया है सबके पास इसका एक्सेस है ही। तो वो ये एक्सेस से मतलब आप जब लॉग इन करोगे तो आप ही को ये पोर्टल से मैनेज करके, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि जैसे आउटसोर्सिंग का मेन्यू ऐड किया हुआ है, तो आप नया वेंडर या क्रिएट करो, और वेंडर क्रिएट करके यहीं पे आपको उसको मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपने आईटी आउटसोर्सिंग का पॉलिसी बना लिया, तो आप यस या नो सिलेक्ट कर लो। और बाकी अगर वो पॉलिसी के लिए आपको टेम्पलेट चाहिए तो वो यहाँ से वर्ड फाइल भी मिल जाएगा। तो इतने सारे सर्कुलर के पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और वो सर्कुलर के पॉइंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है कि वो क्या है क्या नहीं। आपको खाली इतना देखना है कि आपके एसएलए में रिलेवेंट क्लॉज है या नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी किया कि आपके एसएलए में वो राइट टू ऑडिट का क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपने पोर्टल का एक्सेस दे रखा है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दे रखा है, कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और ये रहेगा अवेलेबल? सर दो तरीके से मॉडल है इसके अंदर। एक है सास बेस्ड मॉडल, जो सब्सक्रिप्शन अभी ऑलरेडी ये जो प्लेटफॉर्म है उसका सब्सक्रिप्शन 200 प्लस बैंक ने लिया हुआ है। एक ओके। ये है, और दूसरा है कि सर वी आर इन 13, सो काफी सारी बैंक है जो ऑडिट रिगार्डिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हैं, तो उनको हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री में देते हैं सर। तो अगर ऑलरेडी हम लोग जुड़े हैं ऐसे कोई तरीके से तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। अगर कोई बैंक है वो स्पेसिफिक, ऐसी भी बैंक है जिसको स्पेसिफिक कि हमें जीआरसी पोर्टल का एक्सेस चाहिए, तो दिस इज द सास बेस्ड मॉडल सर। सास बेस्ड मॉडल। तो अभी या क्योंकि मेरा तो जैसे इस हेलो बार का जो ऑडिट। हेलो। हेलो। यस हाँ सर सर। मैं आशीष बात कर रहा हूँ जनता सागर बैंक अमरावती से। हाँ, एक सेकेंड हाँ सर। अखिलेश जी, आशीष जी, एक सेकेंड, है ना, प्लीज। ओके ओके। मैं कहता कि जो ये है ना, क्योंकि मैं आज ही मेरे पास कॉल आया, मुझे अभी पता लगा और ये चीज है करके। तो अभी जो यस मेरा सर। नेक्स्ट टाइम का क्या होगा, जो ऑडिट अभी स्टार्ट होगा, तो अभी आज की डेट में मैंने आपसे ऑडिट नहीं करा रखा, इन फ्यूचर हम जी कराएंगे सर। कि आप सर्टिफिकेट बने, ठीक है। तो अभी यस मुझे एज ए पीओसी मुझे चेक करना है कि क्या चीज है करके, यस, तो आप मुझे प्रोवाइड विल करा गिव यू पाओगे ये? सर। यस सर, यस सर, 100% हम लोग आपको पीओसी देंगे नहीं, और पीओसी आपको। नहीं, अगर आज की डेट में अगर मुझसे कहें मैं चेक करना चाहता हूँ, आप मुझे यस कैन सर। यू प्रोवाइड द यस सर। एक्सेस? यस सर। ठीक है, यस सर। आई मिल विल जाएगा ड्रॉप ए सर। मेल। हाँ ठीक है, मैं यस आपको सर। सर आपको आप मेल ड्रॉप बस कर दूंगा। एग्जैक्टली सर, आप हमें भेज दीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं ठीक सर। है, यस ओके सर। सर। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यस आशीष सर। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि अभी तो हम आप मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जी सर। एग्जिस्टिंग हम लोग मेंबर्स हैं, तो ये जी हमें सर। करके ये पोर्टल किया लेना पड़ेगा इसका सब्सक्रिप्शन नहीं कैसा? सर, वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस एक्सेस सर। इसीलिए जब वेबिनार शुरू हुआ तब मैंने वही पॉइंट बताया कि हमने अच्छा अच्छा दिया हुआ है पर आप यूज नहीं कर रहे, तो जो अच्छा अच्छा, जो सॉरी। हाँ एकदम हाँ। एग्रेसिवली यूज कर रहे हैं वो 200 यूजर ऐसे हैं कि जो अच्छे अच्छा। से यूज कर रहे हैं। उसके सिवा ऊपर जो है वो कभी जैसे एडवाइजरी अलर्ट आरबीआई की तरफ से आती है, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाना है, तब जाके हम्म। ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अगर किसी को कंप्लायंस करना है वीएपीटी का, आईएएस ऑडिट का, बराबर। तब जाके यहाँ पे इवन गैप असेसमेंट ऑडिट का कंप्लायंस करना है, तब नहीं जाके नहीं, ये फिर प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ सर, फिर ये तो पोर्टल है हमारे पास, मतलब सर वो यस, जो अपना वीएपीटी हो गया है इसका एक उसका मेनू है एडवाइजरी सर। वगैरह। राइट एग्जैक्टली राइट। सर, वो जो प्लेटफॉर्म है उसी का एक मेनू है, आउटसोर्सिंग। आज अच्छा। हम लोग वो ओके मेनू ओके का ओके। डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ओ। आउटसोर्सिंग आरबीआई ज्यादा आपसे दक्ष पोर्टल में और सब जगह से डेटा मांग रही है। इवन आप भी बोर्ड में रिव्यू कर रहे हैं, और ये नया साल राइट है, राइट। तो नया साल में सर आपको, जैसे आपने सारी चीजें तो कर रहे हैं पर ये आउटसोर्सिंग भी आपके लिए एक पॉइंट है कि जो जिसमें भी आपको काम करना है, तो इसीलिए सर ये फाइनेंशियल ईयर जो न्यू शुरू हुआ उसमें हमने ये पॉइंट लिया हुआ है सर। यस राहुल सर, आपको कुछ क्वेश्चन सर?
रवि Yes, जी sir. अपना रवि जी हाँ. यस सुनील सर बताइए सर, सॉरी आप म्यूट है सर, सुनील सर आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू शेयर योर मोबाइल नंबर? यस सर, आई विल शेयर माय मोबाइल नंबर। गो अहेड, अब आप बताइए। ओके, यस सर। सो सर मैं यही बिलान बता सर, रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। ये सर्विस कैटेगरी में अभी फॉर एग्जांपल एसएमएस के वेंडर्स को लेना है, हाँ तो उनको कैसे करेंगे? क्योंकि फिर एक एडिशनल कैटेगरीज अदर्स करके डाल दीजिए उसमें। सर वो इसमें कैसा है, ये हमने आज फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया। अब जैसे जैसे फीडबैक्स आएंगे वैसे हम लोग टेम्पलेट्स भी ऐड करेंगे और हो सके ओके, वैसे ही नई नई कैटेगरीज भी ऐड करेंगे। तो अभी इसमें आप देखोगे सारे सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं होंगे डाउनलोड के लिए। फर्स्ट टाइम ओके, रोल किया है, आज रोल आउट किया है। मैं 1 महीने से मेहनत ग्रेट कर रहा था ग्रेट। लेकिन 100% तो नहीं कर पाया मैं। लेकिन जैसे जैसे फीडबैक्स आएंगे वैसे वैसे हम इसमें चीजें ऐड करेंगे और आने वाले 15 दिन में सारी कैटेगरीज और सारे टेम्पलेट्स कवर कर लेंगे। सर बहुत सारा काम आप लोग कम कर रहे हैं हमारा, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। ओके, सो ये जैसे हमने वो वेंडर में गए, जैसे ही हमने एक वेंडर ऐड किया, सो ये सारे चैप्टर्स थे। बाकी आप उसमें कोई भी पॉइंट्स में जाओगे तो आपको पॉइंट का क्या डिस्क्रिप्शन है वो तो सर्क्यूलर का कॉपी पेस्टेड है, उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको खाली इस पे फोकस करना है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव आईटी आउटसोर्सिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऐसा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसमें वो प्री फिल्ड चीजें आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है, कैसे रिस्क हम असेस कर रहे हैं। ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड और मिनिमम चीजें ही लिखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ जरूरत से ज्यादा लिख दिया हो कि कंप्लाई करने में डिफिकल्टी हो। और फिर आप उसको यहाँ से यस मार्क कर दो कि कंप्लाई हो गया। तो जब जैसे आप कोई भी एक चैप्टर लेते हैं हम लोग, अगर आप उसके सारे पॉइंट्स को यस मार्क कर दोगे ना तो बाहर का स्टेटस भी, वो चैप्टर का स्टेटस ही पूरा कंप्लाई आ जाएगा। तो मैं एक बार, हाँ, जैसे ये चैप्टर का मैंने सब कुछ यस मार्क कर दिया, अब देखो ये पूरा चैप्टर ही कंप्लाइड हो गया। तो आप उसको फिर ट्रैक कर पाओगे कि भाई चलो हमारे कौन से चैप्टर में कोई काम करने बाकी है। अब कोई कोई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर नॉट एप्लीकेबल की जरूरत होगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर आउटसोर्सिंग वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो यूजुअली क्रॉस बॉर्डर आउटसोर्सिंग मतलब इंडिया के बाहर हम लोग आउटसोर्सिंग नहीं करते एज अ बैंक, ठीक है, वो अलाउड है विथ कंप्लायंस ऑफ दिस सर्क्यूलर, बट यूजुअली नहीं होता है। तो ऐसे केस में फिर आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। एक ही पॉइंट है तो पूरा सर्क्यूट मतलब ये चैप्टर ही फिर वो नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। फिर जैसे इसमें पीडीएफ डाउनलोड का वगैरह का ऑप्शन तो है ही, पीडीएफ और एक्सेल डाउनलोड, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अभी तो खाली हेडिंग्स आ रहे हैं, बट इसको हम लोग जैसा आपको यूआई में दिख रहा है वैसा सेम पीडीएफ डाउनलोड होगा, जिससे कि वो प्रॉपर आप एक रिपोर्ट बना पाओ इंडिविजुअल वेंडर वाइज। और प्लस एक और एडिशनल ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपने यस तो कर दिया, जैसे समझ लो यही पॉइंट ले लो, तो ये तो ऐसा है कि आपने बोर्ड में ये वेंडर को कोई काम देने से पहले या उसके सिलेक्शन से पहले आपने बोर्ड में डिस्कशन किया है, तो आपको मिनट्स का कॉपी अपलोड करना है। तो आप यहाँ से वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये बेनिफिट होगा कि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें पीओसी के साथ में वो रिपोर्ट डाउनलोड होगा आपका कि भाई ये पॉइंट के लिए ये एक्स नंबर पीओसी है, ये दूसरे पॉइंट के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट है पीओसी में। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल थिंग। अदरवाइज आप ये स्टेटस तो ट्रैक कर ही सकते हो। सो बेसिकली ये बस आपको सिंपल इसमें है ना, कुछ मेरे हिसाब से 18 या 20 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, उसका खाली आपको यस नो करना है। जो नो है उसमें आपको टेम्पलेट यूज करना है। उतना आप काम करोगे तो आपका आईटी आउटसोर्सिंग का 100% कंप्लायंस पूरा दिनांक हो। दिनांक सर, हाँ बोलो ना। पहले जो आपने वेंडर में क्या क्या सिलेक्ट करना हो जरा रिकॉल कीजिए ना, बाहर आ जाइए ना हाँ, इन्फो में। ये बस यहाँ क्या क्या करना है, ओके। उसके आपका शौक है तो इधर आपका टेकॉल आ जाएगा बाद में वो। हाँ देखो, अब मेजरली इसमें आउटसोर्सिंग में क्या क्या चीजें कवर होगी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आउटसोर्सिंग की वर्डिंग्स देखो ना, तो एक तो एसओसी कवर्ड है, दूसरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कवर्ड है सीएसपी बोल के, और तीसरा जो आपकी आईएमपीएस स्विच एटीएम स्विच वो सब कवर्ड है। ओके
एडिशनली कौन आ सकता है, तो जिसने एएसपी मॉडल में सीबीएस होस्ट किया है या फिर कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो वो पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी के पास होस्टेड है, बैंक के खुद के पास नहीं है। जैसे हमने लास्ट मंथ के वेबिनार में ये डिस्कशन किया था कि भाई जैसे आपने सीबीएस का जो लाइसेंस है वो खुद खरीद के बैंक के प्रीमाइसिस में खुद ही होस्ट किया है, तो ऐसे केस में वो सीबीएस प्रोवाइडर ये सर्कुलर में फॉल नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कि आपने सीबीएस खुद के यहाँ नहीं होस्ट किया है, आपने उस वो लाइसेंस लेके कोई क्लाउड प्रोवाइडर के यहाँ होस्ट किया है, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर इसमें कवर होगा। या फिर वो लाइसेंस आपने सीबीएस का लाइसेंस लेके उसको बोला कि भाई लाइसेंस भी तू ही दे और तेरे ही क्लाउड में होस्ट कर, तो वो हो गया फिर एएसपी मॉडल या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। तो ऐसे केस में वो सीबीएस प्रोवाइडर इसमें कवर होगा एएसपी मॉडल में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये 4 कैटेगरीज अभी हमने रखी है, अब आप जब इसको यूज करना स्टार्ट करोगे हो सकता है आपको कोई एक 5th कैटेगरी भी मिले कि भाई नहीं मेरे तो एक और वेंडर है जिसमें ऐसा वो सर्विस। समझ गया, लेकिन नीचे के ड्रॉप डाउन में अकाउंटेबिलिटी उसमें वो जरा ओके ठीक है, तो ये हमने कैटेगरीज की बात की। एक क्वेश्चन था मेरा बीएन जी, ये जो एएसपी मॉडल है जैसे सैस में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे डिक्लेरेशन या फिर जो कॉम्प्लायंस है वो हमें वेंडर से लेना है क्या, वेंडर से लेके यहाँ अपलोड करना है? सर इसमें एक्चुअली यहाँ जो टेम्पलेट्स है वो यूजुअली ऐसे टेम्पलेट्स है कि आपने रिस्क असेसमेंट किया है तो कैसे किया, वेंडर सिलेक्शन किया है तो कैसे किया है। तो मैंने यहाँ सिंपल चीजें लिखी है कि भाई वेंडर सिलेक्शन हमने दूसरी बैंकों से बात करके रेफरेंस लिया है, वैसी सारी चीजें है सर। तो वो आप वो टेम्पलेट देखेंगे सर, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी अगर कोई टेम्पलेट में डाउट होगा तो आप मेरे को सर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो सर। ओके ओके सो ये जैसे हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, ये जो डाटा है ये आपके मतलब आपके वहाँ सेव होगा ना मेरा? हाँ सर वो क्लाउड में सेव होगा, इसीलिए मैंने वो जब अपलोड की Yes. बात कर रहा था मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, चॉइस है आपकी, आप अपलोड कर भी सकते हो, नहीं भी करना है तो आप खाली स्टेटस मेंटेन कर सकते तो उसमें हर बैंक का आपकी अलग आपने वो बना रखा है कि मतलब जैसे मेरा मैं अपलोड करूंगा पूर्वांचल बैंक के नाम से तो मतलब मेरा यूजर आए उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना? हो सर। वो देखो वो तो अपने बेसिक, वो तो सर बेसिक सिक्योरिटी का पार्ट है। हम लोग एज अ सिक्योरिटी कंपनी हम लोग उतना तो ध्यान 100% रखा हुआ है कि भाई आपका डेटा है नहीं तो आप मैं समझ गया, नहीं वो तो होगा ही होगा। मेरा कहने का था कि आपने बैंक की वाइज मतलब जैसे मैं यूजर मतलब हर बैंक को आपने डिफरेंट यूजर दिए होंगे ना, हाँ मतलब डिफरेंट दिए होगा। तो जब मैं एक्सेस करूंगा तो हर मतलब एक बैंक को एक मतलब हर एक यूजर को अलग अलग राइट्स दिया है, हर एक यूजर है खुद का ही देख सकता है, खुद का ही रिव्यू होगा, उन्हीं का होगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सर, नहीं भाई, एज ए नेट बैंकिंग यूजर अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन होते तो कस्टमर को अपना ही बैलेंस दिखाई देगा, दूसरे का नहीं हाँ देगा। सर वैसे ही हमने किया हुआ है कि सर आप अपनी बैंक से लॉगिन होगे तो आपकी बैंक की तरफ से वेंडर आउटसोर्सिंग में क्या स्टेटस है, अलर्ट एडवाइजरी में क्या स्टेटस है, आपका गैप असेसमेंट में क्या स्टेटस है, कंप्लायंस में क्या स्टेटस है, तो आप सिर्फ आपकी ही बैंक का देख सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप दूसरे के अकाउंट में नहीं देख सकते सर। ये तो काफी अच्छा है कि आपने क्लाउड पर ये बैंक को फैसिलिटी दे रखी, तो मेरा डाटाबेस क्लाउड में कंप्लायंस का मुझे पूरा स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ एट ए ग्लांस, कभी मैं कंप्लाई निकाल सकता हूँ ना? यस सर, ये प्लेटफॉर्म का मैं एक ही लाइन में बताऊं तो सर ये ऐसा दोस्त है सीसो और आईटी के लिए कि सर आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए, पहली चीज है। उसके बाद कि अब क्या करना है वो एक टारगेट भी होना चाहिए, और कितना बाकी है वो भी आपके लिए पेंडिंग लिस्ट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दी है। और हम लोग सर अभी 350 प्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, और मतलब सारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव एक नहीं बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारी बैंकों में, एपेक्स बैंक में और सारी बैंकों में हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है ना, उसी से हमने एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि यही जरूरत है आईटी टीम की, सीसो की, और इसी से आपको और बेटर बेनिफिट मिल सकता है। सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है ना सर, इंडिया की जो टॉप 10 जो बैंक है उसमें से बहुत सारे लोग भी यूज कर रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। मतलब छोटे से छोटी बैंक भी यूज कर रही है और बड़े से बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं। इसीलिए कि जो लोग यूज नहीं कर रहे उन्हीं को अवेयर करना एक पहला काम हमारा वो था। और दूसरा था कि जो नया फीचर हमने ऐड किया है उसका एक गो थ्रू करते, जिससे बैंकों को एक हेल्प मिले कि हमें क्या करना है। यस बिना।
तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव एज वेल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में भी आपने मॉडल दे रखा है। सबके लिए सर, एप्लीकेबल टू ऑल है ऐसा। मैंने और वो इसीलिए कि जब आ- मैंने अर्बन कोऑपरेटिव हाँ, बैंक बोला वो मेरा गलत, मैंने ऐसा नहीं है, नहीं कॉमन। नहीं, मैं भी इससे पहले आई वाज इन कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आई वाज सीसो इन वन ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, इससे पहले वही था यस सीसो। यस सर, तो यस सर। इसमें मेरे ख्याल में लग रहा है मुझे आपके आउटसोर्स ऑफ आईटी सर्विसेज एक है, इसके अलावा आपकी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो यस सर, मेनू में सर लास्ट में अपने मेनू देखते हैं सर, ये एक ठीक है बार सर। ये पूरा आउटसोर्सिंग हाँ वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मुझे सर सबको अवेयर करना है, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब लिए हुए हैं उनको कहाँ से क्या करना है एक बार याद दिलवाते, जिससे वो अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाए सर। यस बिना। ओके, सो हम लोग ये वेंडर जब ऐड करते हैं तब ये एक बार कैटेगरीज वापस देख लेते हैं क्या क्या है। सो हमने कैटेगरी देखा, दूसरा एप्लीकेबिलिटी। तो आप नो करके भी कोई वेंडर को ऐड कर सकते हो। नो करके ऐड करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि भाई एक आपको सिंगल लिस्ट ऑफ वेंडर्स मिलेगा, आपका इन्वेंट्री यहाँ बनेगा, लेकिन उसमें फिर आप जब क्लिक करोगे तो अंदर वाली डिटेल नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि उसको आउटसोर्सिंग का सर्कुलर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आप यहाँ नो करके भी कोई भी वेंडर्स को ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है डेटा एक्सेस। तो डेटा एक्सेस में आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो वेंडर को ऐड कर रहे हो या जो सर्विस प्रोवाइडर को ऐड कर रहे हो, क्या उसके पास बैंक के कस्टमर्स का पीआईआई डेटा जैसे आधार, पैन, मोबाइल नंबर्स वगैरह का एक्सेस है या नहीं है। अगर है तो आप वो पीआईआई डेटा एक्सेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, या फिर अदर, दूसरे केसेस में अदर ऑप्शंस। फिर बिजनेस क्रिटिकलिटी, अगेन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हम जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स को अभी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी बिजनेस क्रिटिकलिटी हमारे लिए कितनी है। कि भाई समझ लो वो अगर बंद हो जाता है तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर नॉट क्रिटिकल आएगा, या फिर मिशन क्रिटिकल आएगा कि भाई 2 मिनट भी बंद होगा तो नहीं चलेगा हमें, या फिर क्रिटिकल। ये हाई, मीडियम, लो सीवियरिटी है। अगेन वो वेंडर के जैसे आप कैसे एसेट्स को क्लासिफाई करते हो, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइस, वैसे ही वो सर्विस प्रोवाइडर्स का क्लासिफिकेशन है, हाई, मीडियम, लो। और फ्रीक्वेंसी है कि भाई ये जो असेसमेंट है, अभी जो हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कोई चीजें ऐसी है जिसमें असेसमेंट का पार्ट है कि भाई मैंने उसका फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह चेक किया, मैंने उसके दूसरे वेंडर से, मतलब दूसरे उसके क्लाइंट से बात किया। तो आपने जो भी असेसमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए जो एक्टिविटी करोगे आप वो क्वार्टरली परफॉर्म करने वाले हो, सेमी एनुअली, या फिर साल में एक बार करने वाले हो, ये ऑप्शन है। तो ये अभी जो ऑप्शन है, अभी तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में यूज हो गए। आगे जाके हम लोग इसमें डेवलपमेंट करेंगे कि अगर आपने उसको बाई एनुअली सिलेक्ट किया है तो 6 महीने बाद वो वापस से आपको टू डू लिस्ट में आपको दिखेगी भाई ये वेंडर का आपको वापस से टास्क ओवरड्यू हो रहा है, आपको वापस से इसको परफॉर्म करना है। और रिलेटेड पार्टी हमने डिस्कस किया, वो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो ऐसा करने से आप इसको 100% आईटी आउटसोर्सिंग का जो सर्कुलर है उसको आप कंप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बोला कि अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करना स्टार्ट किया है तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मिसिंग हो गए। आने वाले 15 दिन में हम ऐड कर देंगे सारे ही टेम्पलेट्स। तो आपके पास जो भी फीडबैक्स हो गए आप वो ऐड मेरे को भेजते जाओ, उस हिसाब से हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अभी ये मेन्यू एक्चुअली पुराना है, आउटसोर्सिंग का मेन्यू पहले भी था, तो कोई कोई लोगों ने हो सकता है कुछ डेटा ऐड किया होगा। तो वो आपने जो डेटा ऐड किया होगा वो अगर आपको देखना है, ये उन्हीं के लिए अगर आपने पहले कुछ इसमें पोर्टल में डेटा ऐड किया है। तो आपको देखो ये यूआरएल में जो मैंने पीछे -IT लिखा है ना, ये -IT निकाल दो आप, तो यहाँ आपका पुराना डेटा दिखेगा आपको। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, इसका कोई नीड नहीं है आपको ये पेज पे जाने का, लेकिन कोई कोई बैंक ने पुराने मेन्यू में डेटा ऐड किया था, तो ये वो डेटा का, उनको पुराने डेटा का एक्सेस रहे उसके लिए ये खाली ऑप्शन रखा है। अदरवाइज आप यहाँ से ये मेन्यू पे क्लिक करके जाओगे तो ये आपको आज का अप टू डेट मेन्यू ही दिखेगा और यही आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये जैसे बहुत सारे मेन्यू है, उसमें से हमने अभी एक डिस्कस किया आउटसोर्सिंग वाला मेन्यू। एक दूसरा जो हमें डिस्कशन करना है, जो आरबीआई रेगुलरली एडवाइजरीज और अलर्ट्स इश्यू करता है। तो आरबीआई ने, मतलब वैसे तो रेगुलराइज्ड एडवाइजरीज अलर्ट्स 2019 के बिगिनिंग से स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक, आज तक जितनी भी, मेरे हिसाब से 150+ एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स आ चुकी है। तो वो जितनी भी एडवाइजरीज और अलर्ट्स आई है
वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ये 2019 से लेके 24 तक जितने भी अलर्ट्स है, और अगेन 2019 से 24 की जो भी एडवाइजरीज है, ठीक है। तो जैसे मैं 2024 पे जाता हूँ एक बार, तो 2024 में आरबीआई ने 2 एडवाइजरीज इशू किया है। एक तो ये था स्ट्रेंथिंग चेंज मैनेजमेंट जो 17 जनवरी का था, और दूसरा आया था गाइडलाइंस फॉर एचडीएलसी। अभी देखो कोई कोई बैंक के पास क्या होता है कि आरबीआई का जो ओरिजिनल एडवाइजरी है वो उन तक नहीं पहुंचता है फॉर वट एवर रीजन, कि उनके पुराने ईमेल पे अभी भी आ रहा होगा या फिर कोई और डिपार्टमेंट में आया, आप तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर ये जो बाहर जो पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आप यूज करते हो, तो इससे वो ओरिजिनल एडवाइजरी अलर्ट डाउनलोड होता है। तो जिससे कि एक 2019 से आज तक का आपको एक सिंगल रिपोजिटरी मिलता है कि भाई आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिफर करना हो एडवाइजरी या अलर्ट का, तो वो 2019 से लेके अभी तक के 6 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हमने अपलोड किए हुए। तो वो हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। दूसरा समझ लो आपको उसका कंप्लायंस ट्रैक करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पहले एडवाइजरी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये पहली एडवाइजरी अगेन जैसे आईटी आउटसोर्सिंग में हमने पॉइंट वाइज रखा था और उसमें क्या क्या काम करना है वो रखा था, ये वैसा ही फॉर्मेट है। तो ये जो आरबीआई रिक्वायरमेंट है, ये आपका एडवाइजरी का ओरिजिनल पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज बाइफरकेट करके रखे। बाजू में जो नेक्स्ट कॉलम है सजेस्टेड कंट्रोल, तो ये वो सिंपल फॉर्म में खाली मैंने उसका एक्सप्लेनेशन रखा है कि आपको अगर ये पॉइंट को कंप्लाई करना है तो आपको क्या क्या काम करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मैं एक सिंपल पॉइंट लेते हैं ये वाला। तो जैसे एडवाइजरी में ये पॉइंट है कि भाई वल्नरेबल सर्विसेज सच एज आरडीपी शुड बी ब्लॉक्ड या फिर मॉनिटर्ड, ठीक है। तो वही मैंने उसको सिंप्लीफाई करके रखा है कि इधर ब्लॉक आरडीपी और इफ इन यूज देन मॉनिटर आरडीपी लॉग्स, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको ब्लॉक ही कर दो आरडीपी को, या फिर आपको आरडीपी यूज करना है तो फिर आप उसको मॉनिटर करो, ठीक है। सो अलर्ट शुड बी जनरेटेड व्हेनेवर आरडीपी इज यूज्ड, सो मॉनिटरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपने समझ लो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आप जो यूज कर रहे हो पोर्टल वो भी आप अभी अच्छे से देखना, ये मैंने 15 मिनट पहले ये चेंज लाइव किया है। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक कमेंट लिखा है, फिर अब यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है। तो पहला तो है कि कंप्लाइड का ऑप्शन है कि आपके हिसाब से ये कंप्लाइड है। दूसरा है नॉट कंप्लाइड का कि आपके हिसाब से ये अभी नॉट कंप्लाइड है, ये पॉइंट। तीसरा है पार्शियली कंप्लाइड, ये मोस्टली कब आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 चीजें हैं, 3 में से एक आपने कंप्लीट कर दिया, 2 बाकी है, ऐसे केस में पार्शियल आ सकता है। या फिर समझ लो आपका काम बाकी है, आपको अभी ओनली नोटेड करके छोड़ना है कि भाई ठीक है अभी काम बाकी है, तो मैं खाली उसको नोट कर लेता हूँ, अभी मैं कंप्लाइड या नॉट कंप्लाइड नहीं कर रहा हूँ। अब जब आप ऐसा कमेंट लिख के आप कोई बटन सिलेक्ट करते हो ना, अब देखना ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। समझ लो अगर मैं कोई अटैचमेंट अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। तो अटैचमेंट अपलोड करके मैं अगर कोई चीज कंप्लाई करूं, और दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार खाली चेकिंग के लिए लिख रहा हूँ इम्प्लीमेंटेड विदाउट पीओसी। अब यहाँ पर मैं अटैचमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ और फिर मैं उसको कंप्लाई कर रहा हूँ। अब ये दोनों पॉइंट में देखो डिफरेंस क्या है। पहला वाला पॉइंट में पेंडिंग लिखा हुआ है, इसमें कंप्लाइड लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंस ये है, अगर आप कोई पीओसी अपलोड नहीं कर रहे हो तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि भाई ठीक है आपने कंप्लाई कर दिया, वो ठीक है, वो आप अपने लेवल पे उसको कंप्लाइड मान सकते हो। ये वाला पेंडिंग इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पर फाइल अपलोड किया है, तो ये हमारे पास अप्रूवल के लिए आएगा। हम चेक करेंगे कि आप कंप्लाई बोल रहे हो तो ये बेस्ड ऑन ये पीओसी वो कंप्लाइड है या नहीं है। तो आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि पीओसी अपलोड करना ही है, लेकिन आप पीओसी अपलोड करोगे तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप पीओसी अपलोड नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्लाई हो जाएगा, मतलब कंप्लाई या नॉट कंप्लाइड या पार्शियली कंप्लाइड, आप जो भी सिलेक्ट करोगे। अब जब आप उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, यहाँ पर ऊपर एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ये डेट ऑफ कंप्लायंस सिलेक्ट करना है तो आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो डेट ऑफ कंप्लायंस का, ठीक है। और जब मैं ये पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट, ओके, तो ये जो हम एडवाइजरी 1 जो था उसका मैंने अभी
वो एक्शन टेकन रिपोर्ट डाउनलोड किया। अब वो दोनों पॉइंट में देखो डिफरेंस क्या है। ये वाला पॉइंट तो अभी पेंडिंग स्टेटस है, वो तो ठीक है, वो तो हम लोग बैकएंड से अप्रूव करेंगे, एडमिन टीम हमारी, तो वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये वाले पॉइंट में आप देखो, ये इसका स्टेटस कंप्लाइड आया, इसमें लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड बाय बैंक, क्योंकि ये हमने चेक नहीं किया है, ये आपने खुद ने कंप्लाई माना है। तो आपके कमेंट के साथ में वो अप्रूव्ड बाय बैंक लिख के वो चीज कंप्लाइड हो जाएगी। जबकि ये वाला पॉइंट जब हम अप्रूव करेंगे तो वो एक्चुअल में यहाँ कंप्लाइड लिखा हुआ आएगा। और दूसरा आप देखो यहाँ पर पीओसी भी ऐड हो जाता है, तो ये पीओसी का रेफरेंस हो गया। तो इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वो पीओसी भी नीचे आ जाएगा। अभी जो मैंने पीओसी अपलोड किया वो पीओसी भी आ जाता है। तो आप अगर पीओसी के साथ में कोई चीज अपलोड कर, मतलब यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपलोड करो। अदरवाइज आपको समझ लो एक्शन टेकन रिपोर्ट में पीओसी नहीं चाहिए, तो दैट इज नॉट मैंडेटरी थिंग। आप कमेंट लिख के आप खुद भी उसको कंप्लाई नॉट कंप्लाइड करके मैनेज कर सकते हो। अगेन वो आपकी चॉइस है, आपको ये एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसा चाहिए। तो अगर आपने कोई फोटो वगैरह अपलोड किया होगा तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो चीज आएगी। अब वो जो अपलोड की फैसिलिटी है, वहां पर आप लोग कुछ भी एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ सब कुछ अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो पीडीएफ में जो पीओसी जनरेट होके आएगा, वो या तो पीडीएफ का आ सकता है या इमेजेस का आ सकता है। तो अगर आपने वर्ड या एक्सेल अपलोड की है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसका पीओसी यहाँ शो करें। आप फाइल अपलोड कर सकते हो आपके रिकॉर्ड पर्पस के लिए, लेकिन उसका यहाँ पर ऐसा एक्शन टेकन रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। तो फिर ऐसा समझ लो आपने ऐसा पॉइंट वाइज एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के रखा होगा कोई भी एडवाइजरी अलर्ट का। तो आप समझ लो आइडियली प्रैक्टिस क्या होता था कि ऐसा आरबीआई ने आपको एडवाइजरी दिया, तो यहाँ हम लोग कैसा करते हैं, ये लास्ट पेज पे खाली एक सिग्नेचर कर देते हैं कि कंप्लाइड, ठीक है। तो वो यहाँ लास्ट पेज पे सिग्नेचर करके डेट लिख देने से वो कंप्लाई नहीं होता है। हमें उसका पॉइंट वाइज कंप्लायंस आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपने पॉइंट नंबर 1 में क्या किया, पॉइंट नंबर 2 में क्या किया, पॉइंट नंबर 3 में क्या किया। तो ऐसे केस में जो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट होगा वो आप आरबीआई को दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारा एक्शन टेकन रिपोर्ट है और हमने ये चीज ऐसे कंप्लाई। हेलो, यस बिना कंटिन्यू। हाँ, ओके, हाँ। सो ये जैसे एडवाइजरी अलर्ट्स आप भले पहले से यूज भी कर रहे होगे, तो ये मेन्यू में हमने आज से ही ऐसा चेंजेस किया है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्पेशल एम्फेसाइज करके ये चीज आपको बताई। फिर मान लो आपने जब सारे एडवाइजरी अलर्ट्स फिल कर दिए होगे, तो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे उसका स्टेटस भी दिखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2024 में जाता हूँ। ओके, तो 2024 में ये मेरा स्टेटस दिख रहा है कि भाई अभी जो भी है वो 100% कंप्लाइड है, कुछ भी नॉट कंप्लाइड नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपके एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स ईयर वाइज आप स्टेटस भी देख सकते हो कि कौन से ईयर का कितना एडवाइजरी अलर्ट आया, कितना फिल करना बाकी है, ठीक है, और उसका क्या स्टेटस है। अब जैसे यहाँ मैंने 2022 में एडवाइजरीज है वो फिल ही नहीं की है, वो 100% बाकी है, ठीक है। तो वो 0% फील्ड आ रहा है और उसका इसीलिए कोई ग्राफ नहीं बन रहा है। तो आपका ये क्या कंप्लायंस है, क्या नॉट कंप्लायंस है, वो यहाँ पर आ गया। और दूसरा यहाँ पर समझ लो आपको ये तो वेब ऐप तो है ही, आप वेब ऐप में तो ये कंप्लायंस करोगे ही। दूसरा समझ लो आपको, जैसे आपने एज अ सीसो आपको खुद को तो खाली मॉनिटर करना है, आपने आपकी टीम को काम दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग का ये मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप है टेकआउल जीआरसी, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे। तो उस पे आप खाली स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपको समझ लो आपकी टीम से काम करवाना है, आपको खुद तो ये चीजें करनी नहीं है, तो आप वेबसाइट पे लॉगिन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप ये मोबाइल ऐप में आप लॉगिन रखो, तो ये मोबाइल ऐप में आपको इंडिविजुअल एडवाइजरी अलर्ट का भी स्टेटस आएगा और दूसरा ओवरऑल बैंक का क्या स्टेटस है, कितना परसेंटेज कंप्लीट है, कितना बाकी है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये मोबाइल ऐप भी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको भी आप आज से डाउनलोड करके उसको एज अ ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप पूरा रीड ओनली है, उसमें कुछ भी डाउनलोड अपलोड का फैसिलिटी नहीं है, बस आप खाली स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। सो वो एडवाइजरी अलर्ट्स तो आप कोई भी ईयर में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2019 से स्टार्ट हुआ उसमें भी मैं जाऊंगा
तो उसमें भी सेम सारी चीजें सेम ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइजरी है तो यहाँ से उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, ये वाला। फिर अगर उसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर का फिर जो डिटेल्स है अगेन सब कुछ सेम आएगा कि आप पॉइंट वाइज कंप्लायंस लिखो, कोई पीओसी अपलोड करना है तो अपलोड करो, और आपके हिसाब से जो स्टेटस है वो आप स्टेटस को सिलेक्ट करो। ये नोटेड का पॉइंट और भी कोई जगह काम आ सकता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अलर्ट्स में यूजुअली ऐसा होता है, आरबीआई अलर्ट ऐसा इशू करता है कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर पे ज्यादा अटैक हो रहे हैं तो बी अलर्ट। ठीक है, तो अब ऐसा अगर उसने अलर्ट इश्यू किया तो उसमें आपको इमीडिएटली तो कोई एक्शन लेने जैसा है नहीं, तो ऐसे केस में आप कंप्लाइड नॉट कंप्लाइड ऐसे सारे ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करके आप नोटेड सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ कमेंट लिख के कि भाई ठीक है वो मतलब एज अ बैंक हम लोग हमेशा ही अलर्ट रहते हैं, वो ठीक है आपने एडवाइजरी दिया है तो वो और अलर्ट रहेंगे आप कुछ भी एक कमेंट लिख के आप उसको नोटेड कर सकते हो, तो वो नोटेड वाला ऑप्शन ऐसी सब जगह भी यूज हो सकता है। ओके सो ये जैसे हमने पहले आउटसोर्सिंग का मेन्यू डिस्कस किया, फिर अभी जैसे एडवाइजरी अलर्ट डिस्कस किया, तो कुछ रेज हैंड्स है वो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर मैं नए कोई मेन्यू पे जाता हूँ। हाँ राजेंद्र सर बोलिए ना। हाँ राकेश भाई बोलिए। ओके ठीक है फिर एक थोडा वेळ थांबत ते देतात पासवर्ड तोपर्यंत मला आहे ना फायरवॉलचा फोटो व्हॉट्सअपला टाकता येईल तुम्हाला। हेलो हेलो सर जिनका रेज हैंड हुआ है सागर गाला सर, पूछ लीजिए सर। सर जी सागर बात कर रहा हूँ जन कल्याण बैंक से। यस सर। सर इसमें एक पूछना था, जो 13 का जो एडवाइजरी आता है तो वो भी ऐसा इसमें है वो फैसिलिटी, मैंने उसमें अपडेटेड है या कैसे है वो? हाँ सर वो फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग उतना उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मोस्टली पैचिंग रिलेटेड होती है, लेकिन अपन वो एक मैंडेटरी है या कैसे है? हाँ वो सर मैंडेटरी है आपको, वो ठीक है, वो फीडबैक ले लेते हैं हम लोग, इसको भी अप टू डेट करवा देंगे और अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे हमने करंट ईयर में तो उसको अपडेट किया नहीं है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर तक कर रहे थे, बट वो स्टार्ट करवा देंगे। ओके ओके हाँ थैंक यू सर। हाँ ओके हाँ ये कुछ 2022 में ये कुछ एडवाइजरीज ऐड की थी हमने, उसके बाद नहीं किया है, तो ठीक है इसको भी अपडेटेड करवा देंगे। ठीक है, सो वो 3 मॉड्यूल सेम हो गए, एडवाइजरी अलर्ट्स और ये 13 एडवाइजरी। ओके ठीक है, फिर हम लोग सर नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपके लिए है फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट्स। तो जैसे हमने गैप असेसमेंट के मतलब गैप असेसमेंट में आरबीआई ने भी बहुत इस चीजों पे एम्फेसाइज किया था कि भाई आप फायरवॉल को रेगुलरली रिव्यू करो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने में या मंथली या 6 महीने में एक बार उसको रिव्यू करो आप। ठीक है, तो रिव्यू करने के लिए आइडियली पहले क्या प्रैक्टिस होती थी कि हमने फायरवॉल की होम स्क्रीन का और अलग अलग जगह का 2-3 फोटो ले लिया और उसको रख दिया हमने, तो वो सर वो प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ। तो हमने यहाँ फायरवॉल रिव्यू में इतने ऑप्शंस दिए हुए, तो ये फायरवॉल में से आप कोई भी यूज कर रहे हो सर एक FortiGate का कीजिए। हाँ ठीक है, FortiGate का कर दे। सो मैं FortiGate सिलेक्ट करता हूँ फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट में। ठीक है, आपको कमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल आपका कौन सी मतलब कुछ कमेंट लिखना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेड ऑफिस मेन फायरवॉल। चेकर और अप्रूव्ड बाई का आपको नेम लिखना है कि भाई ये किसने चेक किया है। अच्छा, ये मेकर, चेकर और अप्रूव्ड बाई 3 फील्ड्स है। अप्रूव्ड बाई मैंडेटरी नहीं है, मेकर और चेकर मैंडेटरी है। जिसने लॉगिन किया है वो खुद ही मेकर बन गया, वो तो बाई डिफॉल्ट आ जाएगा रिपोर्ट में। चेकर का नाम आपको फिर आप अलग से लिख सकते हो, और ठीक है अप्रूव्ड बाई का भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ओके, फिर
आपको, आप जब रिपोर्ट जनरेट करते हो उसमें बहुत सारे एफक्यूडीएन्स होते हैं। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे फायरवॉल में, फिर वो ऑब्जेक्ट के आप रूल में मैप करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट की डिटेल क्या है, उतनी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज हो रहा है। तो आपको अगर वो, उससे क्या होता है, फिर ये ऑब्जेक्ट्स और डेस्टिनेशंस लेने से आपका खाली वो फायरवॉल का रिपोर्ट बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज इसको आप अनटिक्ड रहने दो। फिर दूसरा उसमें आएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपलोड करने का। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप अपलोड करोगे उसके पहले ये हमने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट रखा ही है, जीरो रिटेंशन पॉलिसी है ये फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट्स या और भी जगह जहां पर होगा वहां लिखा हुआ है। तो जीरो रिटेंशन का मीनिंग ये है कि आप एक फाइल अपलोड करते हो, वो हम लोग सर्वर की मेमोरी में उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस होने के बाद वो फाइल डिलीट हो जाती है। तो वो सर्वर पे वो फाइल हम सेव नहीं करते हैं, कोई भी कॉन्फ़िग फाइल जो आप अपलोड करते हो वो। अब कॉन्फ़िग फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो तो ठीक है, आपको स्टेप्स हमारी टीम बता देगी। मैं आपकी, खाली हम लोग FortiGate की बात कर रहे हैं इसलिए खाली मैं एक बार उसका आपको इमीडिएट इमेज अगर मिल जाए तो मैं बता देता हूँ। सो FortiGate में आपको आपके जो यूजर है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके बैकअप का ऑप्शन होगा, ठीक है। वहां जाके आपको बैकअप एक्सपोर्ट करना है। तो जब आप बैकअप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये ऐसी FortiGate की एक कॉन्फ फाइल डाउनलोड होगी, ये वाली, ठीक है। और वो कॉन्फ फाइल को फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ओके, सो ये एक फाइल तो हो गया। अब FortiGate में एक एक्स्ट्रा फीचर है FortiFabric। तो FortiFabric में क्या होता है कि आप नोटपैड फाइल्स में आईपी एड्रेस और डोमेन्स को होस्ट कर सकते हो, और फिर वो FortiGate की फायरवॉल उससे कनेक्ट होके वहां से वो ब्लैकलिस्टेड आईपीज और डोमेन्स ले लेता है, जिससे कि आपको फायरवॉल में ब्लॉक नहीं करना पड़े। तो अगर आप FortiFabric यूज कर रहे हो तो आप वो नोटपैड फाइल्स भी यहाँ एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हो, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। फिर ये आपने ये कॉन्फ़िग फाइल अपलोड करके मैं उसका रिपोर्ट जनरेट करूंगा। तो ये आपका फायरवॉल का रिव्यू रिपोर्ट जनरेट हुआ। ये हमने जो कमेंट लिखा था वो आ गया। ये बैंक नेम, ये मैंने आपको बोला कि मेकर कौन होगा, जिसने लॉगिन किया है वो मेकर हो गया। फिर चेकर और अप्रूव्ड बाई के नाम तो हमने खुद ही लिखे थे। आप यहाँ साइन करो, डेट लिखो जो दिन को साइन किया है, और ये फिर आपका डिटेल्ड रिव्यू हो गया। अब रिव्यू में कोई कोई चीजें देखो, आप कुछ कंप्लाइड है कुछ नॉट कंप्लाइड है, कहीं पर ऐसा लिखा होगा चेक मैन्युअली, ठीक है। तो अब जैसे एक मिनट, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि भाई FortiGate वर्जन 7.2.3, तो अब ये लेटेस्ट है या नहीं है वो हमारे लिए प्रोग्रामेटिकली चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चेक मैन्युअली। अदरवाइज कोई चीज हमारे लिए पॉसिबल है चेक करना तो उसमें हमने क्लियर स्टेटस लिखा है, कंप्लाइड या फिर नॉट कंप्लाइड, या जो भी स्टेटस होगा। अच्छा, अब ये जो भी चेक्स है ना सर, ये चेक्स भी इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के हिसाब से बनाए हुए चेक्स है, ये हमने खुद के क्रिएट किए हुए नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग FortiGate को ही कंटिन्यू करते हैं। वाटर पार्किंग ओके, तो ये सर हमें कोई भी चीज हार्डनिंग करना है, जैसे आरबीआई भी हमसे बोलता रहता है ना कि भाई हार्डनिंग डॉक्यूमेंट दो, आपने क्या क्या हार्डनिंग किया है सर्वर में, पीसी में क्या हार्डनिंग किया है, नेटवर्क डिवाइस में क्या हार्डनिंग किया है। सो हार्डनिंग के लिए हमें कोई एक बेंचमार्क या एक बेसलाइन होनी चाहिए ना जो हम फॉलो करें। तो ये CIS इज वन ऑफ दैट हार्डनिंग स्टैंडर्ड। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, लेकिन आपको कोई भी एक को बेस लेके चलना होता है। तो हम लोग CIS को फॉलो करते हैं। तो जैसे इसमें मैं FortiGate सर्च करता हूँ, ओके तो ये FortiGate का जो हार्डनिंग स्टैंडर्ड है उसका यहाँ पर PDF दिया हुआ है, वो मैं अभी ओपन करता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये FortiGate का पूरा हार्डनिंग स्टैंडर्ड्स है। अब इसका आप बाइफरकेशन देखोगे ना, मैं इंडेक्स में ही आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नेटवर्क सेटिंग्स, और उसमें ये 3 कंट्रोल है, एंश्योर DNS, एंश्योर इंट्राजोन और डिसेबल मैनेजमेंट लेन।
ओके, तो आप यहाँ हमारा भी फर्स्ट पॉइंट देखोगे ना सर, वो 1 2 3 आपका 100% मैच होगा। तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप ये पीडीएफ लेके बैठो और फायरवॉल में चेक करो कि क्या चीज कंप्लाइड है या नहीं है, तो वो शायद उतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप उतना डिटेल में एफर्ट्स लगाओ, और दूसरा उतना टेक्निकली आप उसमें अंदर जाके उसको चेक करो। तो वो ये जो रिव्यू रिपोर्ट है, वो मैंने इसका हेडिंग दिया ही हुआ है CIS कंट्रोल्स। तो वो सारे CIS कंट्रोल्स को चेक करके आपको कंप्लाइड नॉट कंप्लाइड का स्टेटस दे देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें अगर कुछ आपका नॉट कंप्लाइड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका नॉट कंप्लाइड आया, तो आप ये पॉइंट को एज इट इज कॉपी करके ये CIS डॉक्यूमेंट में भी अगर सर्च करोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट गाइडलाइंस भी बताएगा कि उसका इम्पैक्ट, पहले तो क्या रीजन है कि आप ये क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रैशनल, अगर आप नहीं करते हो तो क्या इम्पैक्ट हो सकती है, और लास्टली आपको उसको कैसे रेमिडिएट करना है। ठीक है, तो ये CIS के डॉक्यूमेंट में ये सर सारी चीजें दी हुई है कि इम्पैक्ट क्या है, आपको उसको चेक कैसे कर सकते हो ऑडिटिंग के लिए, उसका रीजन हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। तो आपको फायरवॉल में हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें सर फायरवॉल पॉलिसीज के सिवा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप ये अभी रिव्यू रिपोर्ट में आप देखो सर, अभी हम पॉलिसी वाले पेज तक तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो सारे हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं जो अदर देन रूल्स है, फायरवॉल के रूल्स। ठीक है, तो ये जैसे SSL VPN यूजर्स, और उसमें 2FA है या नहीं है, ये सारी चीजें है, पासवर्ड रोटेशन लगाया हुआ है या नहीं है, IPsec टनल्स बनाई हुई है तो उसका एनक्रिप्शन भी हमने चेक किया हुआ है कि वो एनक्रिप्शन अप टू मार्क है या नहीं है। ओके, तो ये इतना कंप्लीट होने के बाद फिर पॉलिसी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फिर पॉलिसीज में भी देखो कोई कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी है तो यहाँ पर नो लॉग किया हुआ है, ठीक है, मतलब लॉग एनेबल्ड नहीं है, या फिर ये पॉलिसी है तो इसमें ऐप कंट्रोल एक्टिवेटेड नहीं है। तो माइन्यूट लेवल पे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स को हमने ये एक कॉन्फिग फाइल के रिव्यू रिपोर्ट, मतलब कॉन्फिग फाइल से जो रिव्यू रिपोर्ट बना उसमें एड्रेस किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी है तो इसमें आपने एंटीवायरस, UTM, IPS कोई भी फीचर एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। तो ऐसे ये सारी पॉलिसीज हो गई। फिर नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है एडवाइजरीज और अलर्ट्स। ठीक है, तो ये एडवाइजरीज और अलर्ट्स आपके RBI के जितने भी आज तक 2019 से लेके 2024 तक जितने भी एडवाइजरीज और अलर्ट्स आए, उसमें से कौन सी एडवाइजरी और अलर्ट का आपका फायरवॉल में इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, उसका आपको स्टेटस मिलेगा। तो ये यहाँ IP लिखे है, दैट मीन्स कि ये सारा आप उनका ब्लॉक करना बाकी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, इसके सामने कंप्लाइड लिखा है, दैट मीन्स कि ये काम पूरा हो गया है ये एडवाइजरी का। तो आप ये फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट भी RBI को बता सकते हैं कि भाई देखो हमने ये एडवाइजरीज और अलर्ट्स इतना इतना आया आज तक और हमने ये सारा इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये NA का मतलब वो है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रिफर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें कोई भी URL नहीं है। ये 2 कॉलम्स है सर इसमें, जैसे तो पहला है IP और दूसरा है URL। तो अगर कहीं NA लिखा है दैट मीन्स ये रिफर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी URL नहीं है जो आपको ब्लॉक करनी है। तो दूसरा आप ये देखो, ये पोर्ट में भी मैंने कहीं कहीं पर ये रेड किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो या तो इनसिक्योर पोर्ट है या फिर ऐसे डिफॉल्ट पोर्ट है जो RBI एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको चेंज कर दो। तो ये एडवाइजरी अलर्ट्स का कंप्लायंस हो गया। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा डैशबोर्ड है कि कितनी पॉलिसीज है, कितनी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें सर्विस में एनी है, तो 18 पॉलिसीज है वैसी। फिर किसमें लॉगिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स पूरा का समरी आ गया, CIS कंट्रोल्स का पूरा समरी आ गया। तो आप देखो सर मतलब 55 तो CIS कंट्रोल्स ही है टोटल। तो हम लोग फायरवॉल की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब पॉलिसीज पे फोकस करते हैं कि भाई इन एंड आउट की क्या पॉलिसीज है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें ना नहीं है, लेकिन उसके सिवा 55 CIS कंट्रोल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। फिर नेक्स्ट RBI की एडवाइजरी अलर्ट्स में जितने भी IPs या URLs आए उसमें से आपने कितने ब्लॉक कर दिए हैं और कितने ब्लॉक करने बाकी है। फिर फायरवॉल का एक्सेस मैनेजमेंट, तो कितने यूजर है जिसमें 2FA एनेबल करना बाकी है, तो 3 यूजर है। फिर VPN यूजर्स, तो VPN यूजर में अगर कोई है, जैसे एक यूजर है जिसको फुल एक्सेस दिया हुआ है टनल एक्सेस के बदले। फिर IPsec टनल्स, तो उसमें एक ऐसी टनल है जो इसमें इनसिक्योर की यूज किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है ये पूरा आपका जो रेड है इसमें, वो रेड स्टैटिस्टिक्स आपको
देखना है। वो ग्रीन वाला है वो तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो कंप्लाइड ही है, और ग्रे जो है वो तो न्यूट्रल जजमेंट है, वो खाली इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। सो इस तरीके से आपको फायरवॉल का रिव्यू, ये हमने जैसे FortiGate का जनरेट किया, आप दूसरी कोई फायरवॉल आप यूज कर रहे हो तो आप उसका भी इतने ऑप्शन है, आप कोई भी फायरवॉल का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अगर इसमें कोई ऐसी फायरवॉल आप यूज करते हो जिसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो तो जब आप हमें कॉन्फ़िग फाइल देंगे तो हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी ये फायरवॉल्स का अभी लाइव है कोड। सर एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हो क्या? बोलो ना। मला आहे ना फायरवॉलचं ऍक्सेलरेशन म्हणजे दोन मधून केबल आहे हेलो, हाँ बोलिए ना सर। रिवोल्ट करून दे। हाँ सर, आप ये जो कुछ ऑडिट के पॉइंट है, ये कंप्लायंस के पॉइंट जो बोलते हैं, ये टेक्निकली हाँ। जो टेक्निकली कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड होते हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट है क्या आपके पास भी? सर ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड किया, ये मैं आपको इसका हाँ, ये तो FortiGate का हो गया ना। तो सर आपके पास कौन सा फायरवॉल है? सर्वर नहीं, फायरवॉल का नहीं पूछ रहा है, ऐसे सर्वर की भी हार्डनिंग का। आप बोलो ना सर, सर्वर का ओएस बोलो ना आप। विंडोज सर्वर 2022। ये रहा सर। ठीक है, तो आप, मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो ये आप जो ये CIS जो ओपन किया, हाँ ये फ्री सोर्स है या आप ये देने वाले इसके साथ ही हमें? सर ये फ्री, ये सर मेरा वेबसाइट नहीं है, ये मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करके ये लोग एक बेस्ट स्टैंडर्ड पब्लिश करते हैं। मैं इसका URL चैट में पोस्ट करता हूँ सर, आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो। बिना सर एक क्वेश्चन है, सारंग बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना सर। वो अपना रिव्यू का जो रिपोर्ट देखा ना, हाँ। आपने अप्रूव मेकर शेकर का वो नाम वहाँ पे लिख दिया ना, हाँ। तो ये मैंडेटरी है वो करने के बाद भी बोर्ड में उसका रिव्यू करना है? नहीं सर, फिर आपने अगर यहाँ अप्रूव मेकर चेकर लिख दिया है, फिर आपको बोर्ड में ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं ना? हाँ, ये तो क्या होगा कि इसमें जो चेंजेस रहते हैं वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ। तो हर टाइम बोर्ड के सामने, और बोर्ड का मीटिंग महीने में एक बार होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो अगर ये हो गया तो दैट्स इट ना? ओके। वॉच गार्ड का मोस्टली डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हेलो, हाँ सर, डायरेक्टर बोल रहा हूँ DM कुजावले बैंक से। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, ये मैं लास्ट 6 मंथ से एक कर रहा हूँ इसका रिव्यू। तो हमारे इसमें बहुत सारा अपना इम्प्रूवमेंट हम लोग किए हैं इसमें। हाँ। एकदम बेस्ट है सर, बेस्ट। नहीं सर, बस वही पर्पस है, बहुत सारा नहीं, हमें 100% इम्प्रूवमेंट करवाना है। 100% पूरा ग्रीन ही आना चाहिए रिपोर्ट, वो गोल है हमारा अल्टीमेटली। सर तो भी ना, लास्ट टाइम हम लोग लोकली पॉलिसी में थोड़ा ये किया था ना चेंज, तो भी उसमें स्टॉक में कुछ ये हो रहे, तो उसके बारे में एक बार अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कॉन्फ़िग फाइल जो भी फायरवॉल रिव्यू की भेजते हैं, फिर रिव्यू आप अपने एंड से करते हैं, करेक्ट? नहीं सर, ये हमने पूरा सॉफ्टवेयर में कोडिंग किया हुआ है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कोडिंग क्या में जितने जैसे सबको अलर्ट है, एडवाइजरी है, उनकी जो IOCs या हैशेज हमें ब्लॉक करने हैं, डोमेन ब्लॉक करने हैं, उसको आप अपने कोडिंग में मतलब अपने सॉफ्टवेयर में रेगुलर इनकॉर्पोरेट करते जाते होंगे। हाँ, यही है ना? हाँ। तो इसमें जितने मेरे, अब जैसे मेरे कौन से पोर्ट है, क्या रूल लगा है, एनी रूल लगा है, ये सब आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू रिव्यू होता है? हाँ सर, वो ये जो रिपोर्ट जनरेट किया सर, ये बैंक साइड का ही लॉगिन है। ये जैसे अभी मैंने ये एक ABC बैंक करके टेस्ट यूजर क्रिएट किया हुआ है, उसी से मैंने ये रिपोर्ट जनरेट किया है। तो ये सेम लॉगिन आपके पास होगा, उससे आप ये रिपोर्ट जनरेट करोगे और आपको खुद ही ये रिव्यू करना है ये रिपोर्ट को, कि देखो जैसे ये रूल है, उसका रूल ID क्या है, सोर्स, डेस्टिनेशन, शेड्यूल, सर्विस क्या क्या रखा हुआ है, वो आप रिव्यू करोगे। तो मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं है, सारा आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप
जैसे जैसे नए अलर्ट एडवाइस जो भी है उसको आप ऐड करते जाते हैं, उससे से सिस्टम अपने आप ही जो है रिपोर्ट बना के दे देता है। हाँ यस और सर। जीरो डिटेक्शन मतलब क्या होगा, मेरा कोई भी डाटा आपके सर्वर में स्टोर नहीं होता है। हाँ सर, उसने मतलब रिपोर्ट कोई बनाई, हाँ, रिपोर्ट हाँ हाँ, कोई भी तो नहीं बोल सकते, वैसी जगह मतलब जगह पर ये लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं आप पीओसी अपलोड करोगे तो वो तो हम सेव करेंगे तभी आपको शो कर नहीं नहीं पाएंगे। वो नहीं, मैं कह हाँ रहा क्रिटिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है फाइल्स है वो नहीं होती ना। हाँ, वो सेव नहीं होता है। अरे बहुत अच्छा। हाँ हाँ सर, तो अभी जैसे एक क्वेश्चन था वॉच गार्ड, तो जैसे सर देखो अगर कोई कोई फायरवॉल का या कोई डिवाइस का अगर कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं भी है तो भी हमने हमारे हिसाब से दूसरे सीआईएस को बेस लेके हमने एक लेवल का तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट करके दिया ही हुआ है आपको रिपोर्ट में। तो जैसे अगर वॉच गार्ड का फायरवॉल है तो उसमें भले यहाँ पर उसका बेंचमार्क डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमने तो भी उसको आप फायरवॉल रिव्यू में अब जब आप वॉच गार्ड का रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपको एक लेवल ऑफ असेसमेंट की भाई दूसरे सीआईएस में ये है, दूसरी फायरवॉल में ऐसा है, तो वॉच गार्ड में भी ये सेम फीचर कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वॉच गार्ड में। तो भले उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन वो आप असेसमेंट या रिव्यू रिपोर्ट तो फिर भी जनरेट कर ही सकते हो। अच्छा सपोज मैं अभी जिस लैपटॉप पर बैठा हूँ, इसी हाँ लैपटॉप का, हाँ उसका मुझे हार्डिंग को चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो पर्टिकुलर इसकी फाइल को मैं अपलोड करके वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं, अब देखो सर, वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फायरवॉल रिव्यू रिपोर्ट की। नहीं नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब फायरवॉल इज वन हाँ मैं उसी पे आपका। आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे विंडोज फायरवॉल के सर्वर का साथ होता है। आपके सर दो असेसमेंट बचे हैं अब। एक आता है पीसी का असेसमेंट और दूसरा आता है सर्वर का असेसमेंट, बराबर ना सर? ओके, तो हमने अभी जो बात की है वो सर हमने बात किया फायरवॉल के असेसमेंट की। अब आपको समझ लो कोई पीसी का असेसमेंट करना है ये सीआईएस के हिसाब से, या कोई सर्वर का असेसमेंट करना है, तो वो अगेन ये सीआईएस का खुद का ही टूल है जो आप रन कर सकते हो। ये सर अगेन मैं आपको खाली ये बता दूं, ये सीआईएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस वो काम अच्छा है उनका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसको एज अ बेस यूज कर रहे हैं। हाँ, तो आप यहाँ से CIS कैट लाइट टूल डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसको पीसी और सर्वर के असेसमेंट के लिए ये टूल है जो आप यूज करके वो पीसी या सर्वर का भी असेसमेंट कर सकते हो। अच्छा, वॉच गार्ड का रिव्यू प्रोसेस, देखो रिव्यू प्रोसेस तो सिंपल ही है, वो आप मतलब आफ्टर मीटिंग अगर आपको कॉन्फ़िग कैसे जनरेट करना है वो कोई जानना है तो वो आप हमारी टीम को बात करना, वो आपको बता देंगे। बाकी वॉच गार्ड के लिए ऐसा है कि जब आप कोई भी चेंजेस करते हो तो एक XML फाइल जनरेट होती है, वो XML फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है वॉच गार्ड के लिए, तो वो उसका रिव्यू रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ओके, सो हमने ये एडवाइजरी अलर्ट्स 13 एडवाइजरी हो गया, फिर एक आउटसोर्सिंग का मेन्यू है वो हमने डिस्कस किया। दूसरे कोई ऑप्शंस तो आप ऑलरेडी यूज कर ही रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट में अगर हमने IAS ऑडिट किया है तो उसमें आपको ये जो नॉन कंप्लाइंट पॉइंट्स है आपके वो दिखते हैं, और आप कमेंट लिख के आप यहाँ समझ लो ये चीज अगर आपने कंप्लीट कर दी है तो आप कोई भी कमेंट लिख के आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। अब इसमें एक कंप्लेन ये आती थी कि भाई यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ लेकिन रिव्यू होने में टाइम लगता है, वो इसलिए टाइम लग रहा था कि हमें इंटीमेशन ही नहीं आता है कि आपने कमेंट लिख दिया है। उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन रखा है, जब आप यहाँ जितने भी पॉइंट्स में आपको कमेंट लिखना है वो आप सारे पॉइंट्स में पहले कमेंट लिख दो और फिर आप ये ईमेल सेंड का बटन दबाओ तो हमें एक इंटीमेशन आएगा। ये कुछ टेस्ट बैंक है इसलिए कुछ एरर होगा, बट आपके केस में वो चल रहा है, हमें इंटीमेशन आते भी है। ठीक है, सो आप यहाँ पर सेंड फॉर रिव्यू कर दो तो फिर हम लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं कि भाई ठीक है चलो आपने ये कंप्लेंट सबमिट किया है तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो सर जो ऑडिट करते हैं आप, हमारे जो हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसमें रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से करते हैं, ऑन साइड आके आप फीडबैक करते हैं? नहीं, ऑन साइट आके सर। ऑन साइड सर ऑडिट हमारा 100% ऑन साइट होता है,
पर नंबर ये 1। प्लेटफॉर्म है, ये आपको सर देखो, हम लोग एक ऑडिट करते हैं पहले सर, उसके बाद ऑडिट का एक रिपोर्ट हम आपको सबमिट करते हैं। देन आफ्टर क्या प्रोसेस आता है बैंक की तरफ से कि मुझे कंप्लायंस देना है ऑडिटर को, वापस ऑडिटर चेक करेंगे और चेक करने के बाद वापस आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये पॉइंट कंप्लाइड है, ये नॉट कंप्लाइड है। अगर फुल्ली कंप्लाइड है सारे पॉइंट तो हम लोग सारे पॉइंट में कंप्लाइड लिख के सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो वो जो कंप्लायंस जो बैंक को हमें भेजना रहता है ना सर, वो यहाँ से ही पूरा रिव्यू भी हो जाएगा, स्टेटस भी मिल जाएगा, ट्रैकिंग भी हो जाएगा और डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म का पर्पस वही है कि सर आईटी जो टीम है हमारी, जिसमें मैक्सिमम अफोर्ट्स ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जाते हैं, उसको हमें, आपको क्या है सर, ज्यादा काम नहीं करवाना है, जो काम फोकस है उसमें करवाना है। तो ये सारे काम है ना ऐसे सिस्टम थ्रू करेंगे ना सर, तो आपका काम अच्छे से और विद इन टाइम हो जाएगा सर। अच्छा, जो ऑडिट के स्कोप के लिए जो पॉइंट्स हैं, हाँ पॉइंट्स आर कॉमन फॉर ऑल बैंक्स, और मतलब अगर एक जैसी नहीं सर्विसेज सर, है तो जैसे आपकी बैंक है सर, तो आपकी बैंक लेवल 1 2 3 4 जिसमें भी आती होगी, उस हिसाब से सर वो चेकलिस्ट होता है कि सारे बैंकों को सब कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, सारी चीजों को सब कुछ करना नहीं है। जैसे आपके यहाँ ऑन साइट सर्वर है तो उसका एक अलग चेकलिस्ट होता है, अगर आप एएसपी मॉडल पे तो उसका अलग रहता है। तो उस हिसाब से पूरा अलग अलग चीज है सर वहाँ पे। अच्छा, जैसे जिस बैंक ने अभी तक का सब, वो हमें आपके बारे में पहली बार आज पता लगा, एंड इट्स वेरी हाँ गुड। और आपका प्रेजेंटेशन और जो आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इसे कर रखा, बहुत काफी अच्छा है। थैंक यू तो सर। जिसने आज की डेट में कोई सर्विस नहीं ले रखी है पहली बार, करेक्ट? जी सर। तो जैसे मेरी आईएस ऑडिट, भाई मैं आपसे क्या करा सकता हूँ? आईएस ऑडिट करा सकता हूँ, बीएपीटी करा सकता हूँ, और सार ऑडिट क्या, है, गैप सार असेसमेंट है। ऑडिट है, हाँ वो करा सकता हूँ, वही करो। जी सर। जिसने अभी कोई यूज नहीं करा रखी है, तो उसको अगर सॉफ्टवेयर मॉडल पर मैं आपकी ये सर्विस लेता हूँ, तो मुझे अलर्ट, एडवाइजरी, आउटसोर्सिंग ये सब मिलेंगे। यस सर, सब आईएस कुछ ऑडिट वाला, मिलेगा आईएस ऑडिट के टेम्पलेट नहीं मिलेंगे? सर। आईएस ऑडिट में अगर मैंने सबमिट किया होगा तो नॉन कंप्लायंस और पार्शियली कंप्लायंस का लिस्ट दिखेगा, पर अगर मैं ऑडिट ही नहीं कर रहा हूं तो वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा सर। हाँ वही कह रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं आएगा ना। अच्छा यस इसमें, सर, वो नहीं आएगा सर। अच्छा एक बार जरा मेनू खोलें कैसे अपने, जो ये नहीं, जो आपने मेन जहाँ पर स्क्रीन है, हाँ, जैसे अलर्ट आ गया, एडवाइजरी आ गया, गैप रेसी रिपोर्ट वाला डिजिटल में क्या है आपका? हाँ सर, वो अपने सर एक काम करते हैं, बात इसमें करते मैं हैं आपको सर। है ना पूरे पूरे उसका श्योर। पोर्टल का डेमो इसके बाद में अरेंज करवाता हूँ। उसमें क्या है सर, ये कुछ ऐसे कॉमन मेन्यूज है जिससे बाकी सब ऑडियंस फेमिलियर है, तो इसलिए हम लोग इसका एक सेपरेट आपको फिर मीटिंग करवाते हैं सर, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल मेन्यूज को कवर करेंगे। नहीं सर, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि नहीं, वो डिजिटल जो है। डिजिटल में तो मैं अभी जा ही रहा हूँ, लेकिन यस उसके यस सिवा की बात एग्जैक्टली। कर रहा हूँ। या श्योर। ओके, हाँ, सो डिजिटल सर, अभी आपके जो भी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या जो भी कोई पोर्टल्स है जिसका आपने असेसमेंट किया होगा, उसका सर आपको यहाँ एप्लीकेशन टेस्टेड में दिखेगा कि हमने आपकी कितनी कितनी एपीकेस या नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये ईयर के लिए टेस्ट किया है। अब यहाँ पर दो सेक्शंस है सर, फाइंडिंग्स और करंट स्टेटस। ठीक है, तो फाइंडिंग्स और करंट स्टेटस में अगर कहीं डिफरेंस है, मतलब ये करंट स्टेटस आपका अल्टीमेटली 0 होना चाहिए। फाइंडिंग्स भले कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लाई करवा करवा के आपका करंट स्टेटस 0 होना चाहिए। तो आप सब लोग अभी ये मेन्यू को भले यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन हमने 6 महीने से ऑडिटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप कोई भी डिजिटल बैंकिंग जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या कोई भी पोर्टल्स का ऑडिट करते हो, तो आप यहाँ पर उसको डेटा सबमिट करो, तो आपके सबके लॉगिन में ये डेटा दिखेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें ये 2 प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज इसमें कंप्लाई कर दिया है तो ठीक है, आप यहाँ से भी उसको कंप्लाई करके रीटेस्ट के लिए भेज सकते हो। अगर यहाँ पर भी ये ऑप्शन है ईमेल का, तो आप यहाँ से भी उसको कंप्लाई करने भेज सकते हो। फिर ऑडिटर उसको चेक करके क्लोज होगा तो क्लोज करेगा, और दूसरा यहाँ पर उसका हिस्ट्री शो होता है। अभी तो इसमें कोई मतलब आपने जो भी यहाँ कमेंट्स वगैरह लिखा होगा, जैसे आपने यहाँ से भेजा, ऑडिटर के साइड से रिवर्स आया, तो जो भी कन्वर्सेशन हुई होगी वो यहाँ पर हिस्ट्री में आपको शो होती है, वो सारी कन्वर्सेशन। तो वो डिजिटल का भी आप ईयर वाइज ऐसा ट्रैकिंग रखो कि जिससे आपके आपके लॉगिन में आप चेक कर लो कि जितने भी डिजिटल ऑडिट्स में जो भी इश्यूज थे वो सारे क्लोज्ड है या कोई भी अभी भी ओपन है।
अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज सपोर्ट का मेन्यू है। ये मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। ये सपोर्ट का मेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन से काम के लिए किसको फोन करूं, या मतलब मल्टीपल टेस्टिंग्स था, जैसे वेबसाइट का कोई और ऑडिटर ने किया, आपके यहाँ विजिट कोई और ऑडिटर ने किया, तो मेरे को जैसे कोई रीटेस्ट देना है मोबाइल ऐप, तो मैं किससे बात करूं। तो आप ये सपोर्ट के मेन्यू में जाओगे आप, तो आपके यहाँ जितने भी काम है, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 की अगर बात करूं मैं, तो हमने समझ लो ये 3 सर्विसेज है। तो कौन से काम का क्या स्टेटस है, जैसे ये कंप्लायंस पेंडिंग में है, आपको किसको कांटेक्ट करना है, ऑडिटर का नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको इसमें शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कोई और सर्विस जैसे गैप असेसमेंट है, तो वो शेड्यूल ही नहीं हुआ है अभी तक आपका। तो भले आपका कोई काम कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपके एज पर पीओ कितने काम है वो सारे काम यहाँ पर ट्रैक हो गए, और दूसरा आपको किसको कांटेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो वो आप इसको भी यूज करो, वो ये सपोर्ट ऑप्शन को, कि आपको इजी रहे। वरना क्या होता है, आप मेरे को फोन करते हो, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं इससे बात करके आपको बताता हूँ, या आप इससे बात कर लो। उससे बेटर है आप डायरेक्ट सपोर्ट ऑप्शन से जो रिलेवेंट ऑडिटर है उसी को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हमने कुछ मेजर मेन्यूज कवर कर लिए हैं। एक और चीज खाली मुझे बात करना था कि जैसे आउटसोर्सिंग की हम लोग बात करें, तो देखो हम लोग एसएलए एनडीएस तो पहले से ही कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आउटसोर्सिंग का सर्कुलर आने के बाद हम एसएलए एनडीए करने लगे। डिफरेंस उतना है, पहले हम लोग एसएलए एनडीए करते थे, उसमें कुछ ऐसे 5 या 6 क्लॉजेज है जो हम कवर नहीं करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आउटसोर्सिंग के सर्कुलर में ही बताता हूँ कौन से क्लॉजेज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है एग्जिट क्लॉज। तो ये आपके एसएलए में ये एग्जिट क्लॉज क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई वो 3 साल का ऑर्डर दिया फिर कंपलसरी लॉक इन ही हो गया। फॉर वट एवर रीजन आपको अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, तो एंड करने का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो होना चाहिए ना, नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन, या जो भी क्लॉजेज है, ये सारे क्लॉजेज मैंडेटरी हो गए। तो पहले क्या था कि स्टैंडर्ड एसएलए फॉर्मेट हम लोग यूज करते थे, तो बहुत सारे केसेस में एग्जिट क्लॉज नहीं होता था। बोले ठीक है एक बार काम दे दिया तो अब वो काम करे या नहीं करे उसके साथ ही कंटिन्यू करना है। दूसरा एग्जिट क्लॉज में इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, कि भाई चलो हमने आपसे आज तक काम किया, अगर हम आगे काम कंटिन्यू नहीं करते कोई आईटी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो भाई आपके पास जो डेटा है उसको आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे, उसका आप कैसे हमें कंफर्मेशन दोगे। तो ये सारे क्लॉजेज अब क्या है कि आईटी आउटसोर्सिंग के बाद मैंडेटरी हो गए। तो ऐसे 5 या 6 क्लॉजेज थे। हमने लास्ट मंथ के वेबिनार के बाद जो आपको पीपीटी ईमेल की थी उसके साथ में मेरे हिसाब से फॉर्मेट भी दिया था कि भाई क्लॉजेज टू बी एडेड इन एसएलए बोल के। तो वो क्लॉजेज टू बी एडेड इन एसएलए में जो भी चेंजेस है, जो एनडीए एसएलए में आईटी आउटसोर्सिंग सर्कुलर आने के बाद, वो हमने उसमें अलग से कवर किए हुए हैं। जैसे जैसे 2019 से पहले की बात करें तो हमारा प्योर स्टैंडर्ड एसएलए था, आरबीआई की साइड से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 2019 के सर्कुलर के आने के बाद 2 एक्सपेक्टेशन हो गई थी उनकी, कि एक तो ग्रेवियंस रिड्रेसल का क्लॉज होना चाहिए और राइट टू ऑडिट होना चाहिए। उसी को थोड़ा और ऐड करते जाते हैं, तो आईटी आउटसोर्सिंग के आने के बाद कुछ और क्लॉजेज ऐड हुए हैं जो हमें एसएलए में कवर करने हैं। तो वो क्लॉजेज हमने आपको सबको ईमेल किए थे। हालांकि आज ये वेबिनार के बाद भी मैं आपको वो ऐसा हो तो वर्ड फाइल वापस ईमेल करवा दूंगा कि क्या क्या क्लॉजेज थे जो एडिशनली एसएलए में कवर करने हैं। और दूसरा मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, ये भी 2-3 दिन में हो जाएगा, कि आप जब यहाँ आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट में जाते हो तो ये वाला एसएलए में भी यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाए। ठीक है, अभी तो ये अपलोड पेंडिंग ऐसा लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पर फिर आपको बेस्ड ऑन बिजनेस आपने कौन सा सिलेक्ट किया, जैसे एसओसी क्लाउड ऐसे या फिर एटीएम स्विच वगैरह, उस हिसाब से आपको मैं एसएलए का भी टेम्पलेट इंक्लूडिंग ये जो भी क्लॉजेज है वो दे दूं, उसकी मैं एफर्ट्स अभी कर रहा हूँ। हाँ, तो वो राहुल सर का ये मेरे को क्वेश्चन था फ्रॉम ये जनता बैंक। तो सर एड्रेस हो गया ना वो? हाँ सर। ओके। यस सर, ये इंदौर परस्पर बैंक से कुछ रेज एंड किया हुआ है।
ओके, अच्छा ये ध्वनित सर आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, ठीक है। ओके, सो लास्टली देखो ये एक इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन है। अब इन्वेंट्री का मेरे पास अभी फाइल नहीं है, लेकिन मैं खाली एक बार बता दूं। आई थिंक सो प्रकाश के पास पड़ी होगी। प्रकाश, प्रकाश वो एक मेरे को ये सिक्योराइट की इन्वेंट्री का फाइल क्लिक में चाहिए। ठीक है, सो चलो वो फाइल आता है तो मैं वो आपको प्रैक्टिकली शो कर दूंगा, बट ये एक लिमिटेड ऑप्शन है। ये अभी जो है वो एक क्विक हिल एंटीवायरस के लिए ही हमने रखा है कि वो आपको एक CSV फाइल उसमें से एक्सपोर्ट का फैसिलिटी है, लेकिन वो CSV फाइल अगेन रीडेबल या प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो आप वो CSV फाइल को यहाँ अपलोड करके एक प्रॉपर इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। एडिशनली हमारे रोड मैप में और भी एंटीवायरस और टूल्स का प्लानिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ई स्कैन में से भी एक सिमिलर एक्सेल जनरेट होती है जो हम लोग यहाँ पर अपलोड करके ई स्कैन से भी इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है मैनेज इंजन के जो टूल्स यूज करते हो, तो मैनेज इंजन के टूल्स में भी जैसे एंड पॉइंट सेंट्रल में भी ऐसा फैसिलिटी है एक एक्सपोर्ट का, तो उसको भी यूज करके हम लोग ऐसा इन्वेंट्री रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो बट अभी के लिए सिक्योराइट का एक ऑप्शन है, आगे जाके वो रोड मैप में है, हम लोग वो दूसरे चीज ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज GRC प्लस। वो खाली मैं आपको देखो अभी उसमें मैं ओपन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खाली एक बार शॉर्ट में बता दूं कि GRC प्लस है क्या। ये हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो ओनली IT कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। हमारा आगे जाके ये रोड मैप है कि आपके बैंक में जितने भी IT कंप्लायंस, नॉट ओनली IT बट जितने भी कंप्लायंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल महीना पूरा हुआ आपको कुछ सिबिल का रिपोर्टिंग करना है, या फॉर एग्जांपल TDS रिटर्न भरना है, या और कोई भी कंप्लायंसेस है, वो सारे कंप्लायंसेस को हमें ऑटोमेट करना है जैसे हमने IT के कंप्लायंसेस को किया है। तो वो चीज आएगी GRC प्लस में, हालांकि वो अभी UAT में है इसलिए हम लोग उसकी अभी डिटेल में बात नहीं करते, बट मैंने आपको खाली एक ओवरव्यू दिया कि ऑल IT का मतलब ऑल कंप्लायंसेस रादर देन IT कंप्लायंसेस ऐसा। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ हाँ बोलिए। वो फाइल भेज दिया सर आपको। हाँ, देखो जो एंटीवायरस है जो जनरेट होता है ना, वो फाइल मतलब सिक्योराइट एंटीवायरस अभी और किसी के फीचर नहीं है, वो हम ऐड करेंगे। सो इसका जो फाइल जनरेट होता है वो ऐसा फाइल जनरेट होता है, और यहाँ लास्ट में एक ही सेल में वो सारे सॉफ्टवेयर लिख के दे देता है। ठीक है, तो ये फाइल क्या होता है कि आपको अपेरेंटली तो कोई काम का नहीं होता है, तो आप इसको जब फाइल को आप एक्सपोर्ट करते हो एंटीवायरस से, तब आपको एक बार सेव एज करके पहले तो CSV कर देना है, क्योंकि वो उसका फॉर्मेट में कुछ अगर डिफरेंस हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, और फिर यहाँ जैसे इन्वेंट्री में ऑप्शन है सिक्योराइट का, अभी एक ही ऑप्शन है। हाँ, सो वो सिक्योराइट में आप वो फाइल अपलोड करो। ओके, तो वो आपका वो जहां पर भी वो एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है उसका ऐसा रिव्यू रिपोर्ट जनरेट होगा। तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल की क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसमें कितने यूजर है, कौन सा यूजर एडमिन है, कौन सा स्टैंडर्ड है, वो डिटेल आ गया। और लास्ट में नीचे सॉफ्टवेयर का काउंट आ जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बैंक में कितनी जगह इंस्टॉल्ड है। जैसे की स्क्रैम्बलर है वो 16 जगह है, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो 25 जगह पे है। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी बार इंस्टॉल्ड है, और प्लस हार्डवेयर इन्वेंट्री कि भाई ये आपके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ, ये सारी कि क्या प्रोसेसर, रैम, स्पेस वगैरह।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए यहाँ पॉसिबल है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर से ऐसा एक्सपोर्ट जनरेट हो रहा है। बस वो एक्सपोर्ट खाली अच्छे फॉर्मेट में नहीं था, वो बस ऐसा दिख रहा था, इसलिए हमने वो उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाया। तो आपके पास भी अगर देखो ऐसा कोई स्टैंडर्ड ओईएम का ऐसा कोई एक्सपोर्ट जनरेट हो रहा है तो हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने सारी फायरवॉल्स और ये एंटी इन्वेंट्री का किया है, वैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स का भी एक्सपोर्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे इन हाउस ही डेवलपर्स है और ये सब खुद मैं ही ड्राइव करता हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कोई भी फाइल XML HTML कुछ भी प्रोसेस कर देते हैं, जेसन या जो भी फाइल्स होगी हम लोग कोई भी डेटा को प्रोसेस कर देते हैं। बिनान सर, हाँ बोलिए ना। सर ये जो आप सिक्योरेट का फॉर्मेट अपलोड कर रहे हैं ना, अगर वो फॉर्मेट मिल जाएगा तो हम लोग ये यूज कर पाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, यही फॉर्मेट आपको कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट जिसमें आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, फिर वो XML होगा, HTML होगा, जेसन होगा, कुछ भी होगा, सब चलेगा। आप मेरे को वो ऐसा कोई एक्सपोर्ट दे दो जिसको हम प्रोसेस करके आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे पाए। अभी जैसे ये किसी ने लिखा है ट्रेंड माइक्रो में भी ऑप्शन है, तो आप वो ट्रेंड माइक्रो का फिर आप अगर आपको फाइल जो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है उसमें आपको कोई कमी है तो आपको ट्रेंड माइक्रो का भी फाइल दे दो, उसका भी हम लोग ऐसा डेवलपमेंट कर देंगे। ई-स्कैन का भी आता ही है सर? तो देखो अगर वो मैं बोला ना, ई-स्कैन का तो ऑलरेडी रोड मैप में है। ओके ओके। ई-स्कैन और मैनेज इंजन तो ऑलरेडी रोड मैप में है ही, उसके ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं। सर व्हाट अबाउट ट्रेंड माइक्रो? सर ट्रेंड माइक्रो में से अगर आप कैसा कोई एक्सपोर्ट अगर दे पाएंगे तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप वो देखो कि कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट जिससे हम वो फाइल को प्रोसेस करके मीनिंगफुल रिपोर्ट जनरेट कर पाए हमें। मतलब कौन सा एक्सपोर्ट है एग्जैक्टली आपको? सर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेट कोई भी होगा चलेगा, बस अंदर वो काम का डेटा होना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब उसमें कंटेंट, मतलब इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या होना चाहिए? मतलब जैसे कौन से पीसी में क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, कौन से उसमें एक्टिव यूजर्स है, मतलब जस्ट एन एग्जांपल। बाकी तो वो हाँ। मतलब अगर समझ लो रूल रिव्यू भी करना है वो भी पॉसिबल है, बट अगेन वही चीज है ना कि वो उसका रूल का एक्सपोर्ट निकलेगा तो वो रिव्यू हो सकता है कि भाई क्या क्या पॉलिसीज बनी हुई है ट्रेंड माइक्रो में। ठीक है, मैं देता हूँ आपको। कैस्पस क्या है इसमें? नहीं सर कैस्पस का ही नहीं है, अगेन उसमें भी सेम ही चीज, जो चीज यहाँ पर मिसिंग है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये फायरवॉल की हम लोग बात करें तो हमने एक फायरवॉल से स्टार्ट किया था। ये जो सीक्वेंस में हमने फायरवॉल ऐड की है ना, वो सीक्वेंस में है। तो हमने पहले सोफोस से स्टार्ट किया था, फिर ये वॉचगार्ड, सोनिक वॉल, फॉर्टीगेट और आज पालो अल्टो ऐड कर दिया है। तो अगर आप ऐसा कोई रिव्यू, मतलब ऐसा एक फाइल दे सकते हो जो मीनिंगफुल है, तो हम वो फाइल को करेंगे। अभी जैसे हम लोग चेक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं फायरवॉल में, तो ऐसी इन्वेंट्री में भी हम सेम काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर अपने वो जो अपना मंथली। Hello. Yes, Sir. Yeah, sir. This is from ITU Bank. This is with reference to a circular issued by RBI dated January 31st, 2024, streamlining of internal compliance monitoring function, leveraging use of technology. Sir, is there any solution related to this circular, sir? Yes, sir. So, sir, referring to that circular itself, we have started working on this GRC Plus portal. So, since now we have raised that appropriate circular, I'll show you, although it's in UAT. So, what is the goal of this? That circular is each and every compliance is inside bank should be automated and should be driven through a tool instead of doing things manually. So, Yes. so what we have done is, so I'll start with I'll show you how we can start it. So let's say you want to create a task. So whenever new circulars are issued, there is some tasks that you need to do. So I'll take an example that we have a task to complete a NPA check on a monthly basis. Just a random task I'm selecting. Okay, so let's say NPA check to be done. Okay, so you can put a description for that task, that is fine. And what this manager option is for, so let's say
you want to assign, I mean, you have a chief operations officer in your bank who acts as a manager for all these tasks and get things done from their relevant team. So if that is the case, manager option can be selected. Otherwise, we can ignore manager option. We can select the makers. So let's say who will be the maker for this task. So let's say I'll select these first two. Maybe let's say Dikshit and Chirag would be the maker for this task. If you also want to select a checker, you can select a checker for this task. Otherwise, you can disable the checker. So let's say this task will be checked by, I'll select 2 or 3 checkers. Okay. So now we have a task, we have maker and checker. We can put some tags also. So these tags would be used for searching the data in future. And we can select department. We can also add department. That is obviously the facilities are available. So let's say that department is admin office for this task, NPA check to be done. We can select the categorization for the task, regulatory or not regulatory. Then we can select the due date for the task. So let's say this task has a due date of 30 April. Now this frequency is important. So if we want to perform it monthly, we can select monthly, we can select quarterly, yearly, depends on the cases. So let's say we want to do it on a monthly basis and show due notification. So what is this for? So for a task of 30 April, how many days in advance you want user to be notified? So let's say if I select 5 days, that means that from like 25th of April, these makers would be notified that you have a pending task to complete. Okay, and if you want to upload a relevant circular here, you can upload it here. Otherwise, that can be ignored. Okay, so these are some mandatory fields. Okay, so that is fine, but I just wanted to highlight these, or the reason I was not showing these is it's still in UAT. You may see that things are not yet complete, but this is the whole idea that circular that you are referring, this GRC plus is based on that circular itself. So this is a task creation option. The second thing in roadmap is whatever circulars are there. I mean, whatever circulars are issued from like since Banking Act to today, whatever circulars are applicable would be posted in this portal in a point-wise manner. And for any point, you can select maker and checker and create a task for that point. So that's the ultimate goal, but obviously these things are yet in development stage. So in your case, if you click on this button, it will show that access is prohibited because since it's still in development stage. But it's around, it revolves around that circular that you are referring. Okay, the deadline given is June 30th, 2024. Yes. So this application is in UAT stage. Whether it is expected to complete before that? Yes, sir, it will be completed because, as I said, that's the base circular which we are relying and developing it. So it will be completed before that. So, okay. As per the circular, all the internal compliance functions will be defined in your framework? Sir, functions will not be defined. A utility would be provided, and then you will be defining your own functions. So if you see that there are all the facilities, so you can create your own department from here. You can add new department, or maybe you can add a new user to role. So it's a utility is provided to you from which you can create your internal functions and basically automate those compliances that you are presently doing over email or maybe manually. Okay, fine. Thank you. The GRC stands for what? It stands for governance, risk and compliance. Okay, okay. Right. Thank you. Thank you. अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो हम लोग अभी फिर कंप्लायथॉन जो क्विज हम लोग एवरी मंथ करते हैं एट द एंड ऑफ वेबिनार, वो क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर. यस बिनांग, तो आज काफी सारे लोग नए हैं, तो पहले एक बार क्या अभी तक हुआ है उसका थोड़ा हाईलाइट और इसमें क्या करना है वो भी थोड़ा बता दीजिए. आप स्टार्ट करो, आई जॉइन इन 5 मिनट्स. ओके, पर्पस वगैरह.
सो सबको अपने मोबाइल के अंदर menti.com और आपको ये कोड डालना है। कोड डालने के बाद ये जो दिख रहे अलग अलग स्पेशल लोगोज, उस पे से आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे भी एक इफेक्ट आएगा कि हाँ ठीक है, आपने इसके अंदर जुड़ गए। देन आफ्टर आपका नाम, इसके बाद नेक्स्ट आपका नाम डालने का आएगा, तो वो नेक्स्ट फेज में आएगा। अभी पहले तो आप सब ये वेबसाइट और ये कोड पे ज्वाइन हो जाइए। नहीं, वेबसाइट है प्ले स्टोर में? नहीं प्ले स्टोर नहीं सर, menti.com ब्राउजर में जाइए, menti.com में जाइए और menti.com में जाके आप ये जो कोड है वो डाल दीजिए सर। एक सेकंड सर, व्हाट इज दिस स्पेल लिखा क्या? menti.com, MENTI.com, आप ब्राउजर में menti.com डालिए। उसके बाद आपको एंटर द कोड आएगा, ये कोड स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, वो स्क्रीन पे जो कोड है वो आप वहां पे डाल दीजिए सर। सही लिखा है आपने। यस सर। अभी ये जब बात हो रही है तो सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी सारी बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी, आईटी और ये सारी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो सर अभी रिसेंटली बहुत सारी बैंकों ने ब्रांच के लिए, किसी ने डिजिटल बैंकिंग के लिए, किसी ने अपना डायरेक्ट मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो अभी रिसेंटली मेरी आज ही एक तो बैंक है सूरत की जो बैंक है, उनसे कॉल आया कि आज उनको ब्रांच की परमिशन मिल गई। उनका एक जो साइबर सिक्योरिटी की जो नॉन कंप्लायंस है उसकी वजह से अटका हुआ था। तो सर नाउ ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ कि थिंग इज के आरबीआई भी इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है कि अगर ये फुल्ली कंप्लाइड हो गए ना तो हम लोग, आपको ब्रांच चाहिए, आपको डिजिटल बैंकिंग में कुछ परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वी कैन। और दूसरी एक बैंक है जो जहां से हमने हमारी शुरुआत की थी, उनका भी एक गुड न्यूज आया है कि जो कुकरवाड़ा नागरिक सहकारी बैंक है उनको लेवल 3 के लिए परमिशन मिल गया है। नाउ उन्होंने उनका प्रोसेस शुरू कर दिया है, वो डायरेक्ट मेंबर बनेंगे। तो ये उनको भी पहले वो लेवल 2 में थे, तो लेवल 2 के हिसाब से उनको पहले बोला गया था आरबीआई की तरफ से कि आपको लेवल 3 का पहले फुल्ली कंप्लाइड करना है, उसका सर्टेन एम्प्लॉय ऑडिटर से सर्टिफिकेट चाहिए, देन वी कैन प्रोसीड योर फाइल। तो उन्होंने सब कुछ किया जो पहले करना चाहिए था उसके हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने अभी परमिशन उनको मिला है। तो सर मैं ये चीज सबको इसलिए बता रहा हूँ कि सर अगर आपकी बैंक और आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ध्यान रखिए कि साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से आपने सब कुछ कर दिया है ना, क्योंकि सर फाइल बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लास्ट में आपका वापस यही आएगा कि आप अगर साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से फुल्ली कंप्लाइंट नहीं है तो आपको ये परमिशन नहीं मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी नया कुछ कर रहे हैं, तो आप ये चीज को बहुत ध्यान से और प्रायोरिटी में आप काम कीजिए। सर ये हमने वेबसाइट में डाल दिया है, तो इसमें अभी आ रहा सेंड ए कमेंट, ओपन क्वेश्चन एंड आंसर। सर वो अभी नेक्स्ट, अभी सर अभी है ना, एडमिन जब करेगा ना तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा और उसका आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और अच्छा, सर ये जो ये साइबर सिक्योरिटी गैप असेसमेंट का भी करते हैं आप? सर यस सर, अभी सर मैं खुद का तो कैसे बोल सकूं, पर मैं बताता हूं आपको कि अभी तक सर हमने 150 प्लस कोऑपरेटिव बैंक का गैप असेसमेंट का रिपोर्ट सी साइट की टीम को सबमिट किया हुआ है सर। ठीक है, 150 प्लस। और एक दूसरा अचीवमेंट 2023 का मैं बताना चाहता हूं कि काफी सारी बैंकों में रिस्ट्रिक्शन आया था ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सर इंडिया की जो 5 बैंक है उनका रिस्ट्रिक्शन हमने हटवाया था, और इंडिया की सबसे पहली जो बैंक का रिस्ट्रिक्शन हटा था वो भी हमने ही हटवाया था। तो मैं बस यही कि सर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो टीम है, हमारा जो एफर्ट्स है, तो हम लोग आपको भी समझाते हैं, आपको तो आपका जो वर्क एरिया रहता है, आपकी जो है सर आपके पड़ोसी में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बरेली अर्बन में सर। अच्छा, बरेली में करते हैं आप? दिल्ली में सर वाइश में काम करते हैं, खतरी में करते हैं सर, पानीपत में करते हैं, सब जगह हम लोग काम करते हैं सर। ओके, तो इधर नैनीताल आए हैं मतलब? इवन सर फिंगरों में भी करते हैं सर, उनको तो पहचानते हैं आप।
तो फिन ग्रोथ का तो जो सीबीएस है हमारा एक ही है। हाँ, और म्युनिसिपल भी है, अभी निकल गया आपका सीबीएस। हाँ, वो म्यूनिसिपल भी, वाला अभी निकल गया। वो सर भी जुड़े हुए हैं, अभी मीटिंग में ही है सर। तो मतलब मैं देखो आपका मैंने वेबसाइट विजिट किया तो मुझे याद आ गया कि अच्छा मैं पहचानता हूँ आपको। बढ़िया है सर। नहीं, मैंने आपको भी मैसेज कर रखा है, इसके बाद जब बात करेंगे इस बार। श्योर सर, ये क्विज के बाद, तो ये क्विज का सर क्या है कि जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद आपको पर्टिकुलर जो सेकंड्स हम दिए जाएंगे, वो सेकंड के हिसाब से सर आपको वहां पे आंसर देना है, सही आंसर देना है और फास्ट आंसर देना है, उस हिसाब से पॉइंट गिने जाएंगे, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट लाएगा वो विनर आज का होगा। ये सर हम हर महीने ये ऐसा वेबिनार करते हैं, और हर महीने हम लोग कोई ना कोई ये ऐसे पॉइंट पे। और सर देखो, आप क्विज का नाम भी हमने क्या लिखा है, कंप्लाईथॉन। कंप्लाईथॉन यानी कंप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको आरबीआई की एडवाइजरी, अलर्ट, सर्कुलर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजों के बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो सर हमारा पर्पस यही है यहाँ पे कि सर हम लोग जितना भी समझते हैं आरबीआई की तरफ से सर्कुलर, एडवाइजरी, अलर्ट, वो आपके साथ तो हम लोग शेयर कर ही रहे हैं, और ज्यादा आप खुद भी तैयार हो, क्योंकि आपको भी जानना और समझना जरूरी है। तो हमने ये कंप्लायथॉन चैलेंज उसी के लिए पूरा हमने स्टार्ट किया। यस बिनांग, मेरे ख्याल से मैक्सिमम यूजर आ गए हैं। कहीं पे कोई टेक्निकल कुछ है तो बस ये एक सजेशन है कि ऐसा रखो जो लास्ट आए उसको प्राइज मिले। क्या बात करते हो? अब ये किसने बढ़िया। लिखा आपको तो पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं भैया, आप दो, हम लोग आपको इनाम देंगे। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए, वो उसको एंड में लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ। यस यस सर, क्विज स्टार्ट होती है तो पहले सब मेंबर आपका लोगो आइकन जो है और नाम आप डालिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन के बाद आंसर आएंगे। आंसर आपको सही विद इन अ टाइम आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका पॉइंट, आपने सही पॉइंट सबसे ज्यादा टाइम में सेलेक्ट किया है तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे। जो आरबीआई साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का इफेक्टिवनेस के लिए जो क्विज वगैरह कहती है, सो यही क्विज है। ये हम लोग कंप्लाईथॉन कर रहे हैं, सेम अवेयरनेस के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। और मेरी काफी सारी बैंक है जो जुड़ी है। ठीक है। देखो, ये जब मैं आपको पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था तब मैंने इसका जवाब भी दिया था। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग आप इंडिया के बाहर नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसके आउटसोर्सिंग का जो सर्कुलर है, मतलब ये आईटी आउटसोर्सिंग, उसमें एक एडिशनल पैरा है जो आपको कंप्लाई करना है। बाकी ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप कोई फॉरेन में आउटसोर्स नहीं कर सकते या डायरेक्टर के रिलेटिव को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। आपको ईच एंड एवरीथिंग इज अलाउड, बस उसके कंप्लायंसेस है वो आपको फॉलो करने होते हैं। ये मैंने इनडायरेक्टली आपको तब इसका जवाब दे दिया था जब मैं वो पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था तब। देखो, 5 लोग में से कोई होगा जो जो इनका सजेशन था कि जो लास्ट आए उसको प्राइज मिले। नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। ओके, सो ऐसा डैशबोर्ड या लीडरशिप बोर्ड आएगा एट द एंड। ये तो खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि जो फास्टेस्ट और क्विकेस्ट आंसर देगा वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स और आगे आएगा। सही और क्विकेस्ट देना है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पर 4 वागे मंगाया तो 5 वागे
देखो एसओसी में बाय डिफॉल्ट आउटसोर्सिंग एप्लीकेबल है, उसमें क्रिटिकल डेटा है या नहीं है, कस्टमर का डेटा है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हमने हालांकि लास्ट वेबिनार में भी डिस्कशन किया था, और आज तो हमने वो उसी को एग्जांपल लेके टेम्पलेट्स देखे। ये लास्ट टाइम सबने गलत आंसर दिया था, इसलिए वापस ये क्वेश्चन रिपीट किया आज। चलो मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट लास्ट टाइम गलत किया था, इस बार तो आपको आइडिया आ गया। हो सकता है ये 26 में से कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने लास्ट टाइम का वेबिनार अटेंड नहीं किया था। सो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को काम दिया तो आगे किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, आपके एसएलए में लिखा हुआ होना चाहिए बस। दूसरा इसका इनवर्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एसएलए में ये क्लॉज रखना है कि भाई आप सब आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते हो, इट इज प्रोहिबिटेड एज पर एसएलए। तो जो भी होगा आपको अलाउड करना है या नहीं करना है वो आपको एसएलए में मेंशन करना है। देखो एक ने तो N0 सिलेक्ट कर लिया। देखो अलाउड है आउटसोर्सिंग, मैंने आपको अगेन वही बोल रहा हूँ, जैसे जो चीज आउट क्रॉस बॉर्डर के लिए बोली कि अलाउड है आउटसोर्सिंग टू रिलेटिव्स आल्सो, बट वो बस वो जो सर्कुलर का कंप्लायंस है वो आपको ध्यान रखना है। सो अभी तक का लीडर बोर्ड, ये फाइनल स्कोर बोर्ड नहीं है, बट अभी तक का जो लीडर बोर्ड, देखो अभी भी बिना ऑडिट आने से पहले करने वाले 6 लोग हैं। वो एक्चुअली सही बोलने में मानते हैं। इसमें बहुत सारे हो गए जो यही मानते हैं लेकिन वो अभी वोट सही कर रहे हैं। बोले ये कहाँ से आ गया। क्रिकेट फीवर लग रहा है। ठीक है, बस ये खाली एक हिंट देनी थी मुझे, बाकी आप सब समझ गए, लोगों ने आंसर भी राइट ही सिलेक्ट किया है। तो ध्यान रखो, अभी क्या है, इनसाइडर फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं, खास करके डेटाबेस का एक्सेस दे रहे हो तो और ज्यादा ध्यान रखो।
चलो एडवाइजरी अलर्ट में तो एटलीस्ट क्लैरिटी है कि हम 6 साल से अब तो आरबीआई इश्यू कर रहा है। अगेन ये लास्ट टाइम मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था, इसलिए इसको रिपीट किया है वापस। चलो जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट सबने रॉन्ग से राइट पे आ गए। देखो अगेन लास्ट वेबिनार में ये क्वेश्चन था, लोगों ने तभी भी गलत जवाब दिया था, तभी भी हमने यही डिस्कशन किया था कि आईएसओ इज नॉट मैंडेटरी। वो ठीक है, वो वेंडर को लेना है ले, नहीं लेना है कोई बात नहीं, वो आपके वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया में भले आए, वो अलग मैटर है, लेकिन आरबीआई के साइड से या आईटी आउटसोर्सिंग सर्कुलर की बात करते हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी। बिनांग वन थिंग, हाँ वो अभी एनपीसीए का जो कंप्लायंस है ना, वहां पे मैंडेटरी हो गया है कि उनको करना ही है सारी बैंकों को, क्योंकि वो जो एक असेसमेंट करवाते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि आपकी बैंक के अंदर आईएसओ 27001 आप कंप्लाइड है कि नहीं है। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, वेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। और काफी सारी बैंकों ने एक डेडलाइन उसमें देना होता है, किसी ने 31 मार्च 2024 रखी थी और वापिस अब आएगा तो वापिस 31 मार्च 2025 हो जाएगी उनकी। हाँ ठीक है, यस। वो जो एनपीसीआई का जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है जो सी फ्लो पोर्टल में, उसमें जो मतलब आईएसओ का कंप्लायंस पूछा है वो बैंक का खुद का है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम जो कोई वेंडर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं बैंक में, तो वो आईटी आउटसोर्सिंग में अगर फॉल हो रहा है तो उसको आईएसओ मैंडेटरी है या नहीं है। सर्कुलर के हिसाब से तो नहीं है मैंडेटरी। नहीं, बैंक तो सर आईएसओ कराते नहीं है अधिकतर, जो एटलीस्ट यूसीबी जो बैंक हैं वो नहीं, वो आईएसओ अभी कहाँ तक नहीं करवाते थे, लेकिन अभी जो ये तो खुद इनिशिएटिव लेना है कि मुझे ये, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट और कंप्लायंस से 100% उनको बेनिफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि एक उनकी जो प्रोसेस है वो एक अलग पाथ में जाएगा, क्योंकि ये कंप्लायंस करना, सर्टिफिकेशन लेना, तो जो बैंकों में अभी मैं जाता हूँ जहाँ ये कंप्लायंट किया हुआ है, तो उनका काम करने का तरीका, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, वो सारी चीजें अलग ही तरीके से है। तो फायदा है 100%। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर कोई बैंक ने ये लिया है तो उनको फायदा 100% मिल रहा है। डेफिनेटली फायदा तो खैर आईएसओ अगर वो करा रहे उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। यस सर, यस सर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जीरो और ओ का ध्यान रखना। देखो 34 लोगों ने तो जीरो सिलेक्ट कर लिया। फिशिंग हो गया सर। फिशिंग हो गया। जो पहले था वो लास्ट में चला जाएगा अगर गलत आंसर दे दिया होगा गूगली तो। मैं ही हूँ वो। राजेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। सर मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरी बार। राजेश सर कितनी तीसरी बार बार।
तीसरी बार। थैंक यू, थर्ड टाइम। चलो हैट्रिक लगा ली। थैंक यू। अगली बार उनको एग्जाम्पशन देना। क्योंकि पता है ना, छोटे सब क्रिकेट खेलते थे, जिसको सब कुछ आता है उसको नहीं रखते थे। तो सर पहले जो बोला वही चालू करो, जो लास्ट आया उनको दे दो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसा करो। तो आप ही गलत देंगे। आपको ही सही पता है तो आप गलत देंगे। ओके सो ये अच्छा, ये कुछ कमेंट्स लिखी थी, उसको खाली देख लेते हैं। एक तो ये था कि भाई एसएसएल मीडियम स्ट्रेंथ को कैसे सॉल्व करना, इसके ऊपर हम लोग वो सारे जितने भी सॉल्यूशंस है ऐसे कॉमन सॉल्यूशंस, उसका हम लोग ब्लॉग पब्लिश करने वाले। तो वो हमारी वेबसाइट पे सारे ऐसे कॉमन इश्यूज के ब्लॉग आ जाएंगे इमीडिएट। अगर आपको चाहिए तो आप वो सपोर्ट टीम से बात करना, वो आपको अभी तो वर्ड फाइल भी दे देंगे उसका। अब कितना बनाओगे मीनांग भाई? आप सीरियस बना दो अब। नहीं सर, वो सपोर्ट करेंगे तभी तो सर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सर मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि पहले एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बैंकों में जाता था, बोला कौन सी बैंक 100% कंप्लाइंट करके बैठी है, कौन है सब करके बैठता है। तो नाउ थिंग इज चेंज कि अब सारी बैंक है ना, वो कंप्लायंस तो हो गया, अब उससे आगे क्या करना है वो देख रहे हैं। तो बस वही कि अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तब बैंक ऐसा सोचना शुरू करेगी, बाकी वो कंप्लायंस ही करेगी, कंप्लायंस से आगे कुछ नहीं करेगी। तो हमारा बस यही मोटिव है कि कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे कुछ करते हैं इसके अंदर, इसीलिए ज्यादा सपोर्ट और हमारा एफर्ट्स डालते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी जॉइंट जिम्मेदारी है हमारी। सर पापी पेट का सवाल है, ज्यादा से इससे बैठ नहीं करेंगे तो बैंक बंद हो जाएगी, तो घर पे बैठना पड़ेगा। ओके फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज एनीवन 100% सिक्योर? तो कुछ होता ही नहीं है 100% सिक्योर। तो अब ये क्या, इनसिक्योर सर्विस वेरिएबिलिटी सिक्योर बाय डिफॉल्ट अलाउ। अच्छा, ये सिक्योराइट में ही प्रॉब्लम है, वो उससे ऑलरेडी मैंने मतलब टेक्निकल लेवल पे बात किया हुआ है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये बग है जो एट प्रेजेंट है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। ये तो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर ही दिया, लास्ट आए उसको प्राइस मिले। अब लास्ट में भी क्या है, बहुत सारे लास्ट आए हो गए, तो उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, इससे बेटर है फर्स्ट ही रहने देते। ठीक है सर, अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो सर मैं मेरा मेल आईडी भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप कॉल कर सकते, मेरा नंबर भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। और आज का जो रिकॉर्डेड है वो भी हम लोग 1-2 दिन में यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आप डायरेक्टली वहां से वापस आपको रिपीट करना है तो यू कैन। और काफी सारे मेरे ऐसे बैंकर है जो मेरे अच्छे दोस्त है, अच्छे पहचान में है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वो एक ही वीडियो है, वो बार बार देखते हैं कि जब तक समझ में नहीं आएगा, या तो एक ही चीज को 10 बार सुनते हैं तो अलग अलग हर बार कुछ ख्याल आता है। तो अप्रिशिएट टू ऑल कि अगर इतना आप टाइम निकाल के ये सारी चीजें कर रहे हैं तो बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट मंथ के अंदर वापस करेंगे। ये 30 दिन के अंदर जो भी कुछ नया आएगा उसके साथ वापस अपने आगे बढ़ेंगे। और इन बिटवीन अगर किसी को भी कुछ भी डिस्कशन करना है, कोई पॉइंट में डिस्कशन, जिनका कंप्लायंस बाकी है, आई रिक्वेस्ट ऑल अगेन, सारे सर 23-24 के कंप्लायंस कंप्लीट कीजिए। वापिस हमें रिमाइंडर नहीं करना है, ऐसा काम कीजिए, नहीं तो आरबीआई आएगी तब दौड़ाएंगे हमें भी, आप खुद दौड़ेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि जो भी पेंडिंग कंप्लायंसेस है आपका वो कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट मंथ में वापस मिलते कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ ऐसा ही कुछ एंटरटेनिंग अपने कुछ काम करेंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू रवि जी। थैंक यू सर। अभी आपसे बात करेंगे इसके बारे में। पक्का सर। ओके, थैंक यू।